बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने न्यू नावल स्टार्ट करना है, तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं नावल की तरफ। लकड़ी की कदीम और कदावर खिड़कियों की दर्जों से छन छन आती धूप की वो दो पहली किरणें इसके चेहरे पर पड़ रही थी। हालनुमा कमरे के जहाजी साइज बेड पर दराज इसका 5 फुट 7 इंच का वजूद गुलाबी धूप की शरारत से कसमसाया। इसकी घनी भूरी जुल्फें शताब चेहरे के अतराफ में बिखरी हुई थी। मुंदी मुंदी आंखें खोलकर इसने दाएं हाथ से बाल हटाकर सामने लगे वॉल क्लॉक पर टाइम देखना चाहा, मगर सामने वॉल क्लॉक की बजाय सादकीन का फन पारा नुमाया था। सुगरा! कदरे उठकर इसने साइड टेबल पर हाथ मारा जो बिल्कुल खाली थी। सुगरा, कहाँ मर गई हो? अब के इसकी तेज़ आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। इसकी मुंदी मुंदी आंखें पूरी तरह खुल गई। वो हैरान शशतुर निगाहों से इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगी। ये इसका महबूब बेडरूम हरगिज़ नहीं था। वो अपने कमरे में नहीं थी तो फिर कहाँ थी? लम्हे के 1000वें हिस्से में वो जहाजी साइज बेड से छलांग लगाकर उतरी। नीम तारीख कमरा पूरी स्टार सा लग रहा था। बाबा! इसका दिल बेसाख्ता घबराया। वो बुज़दिल डरपोक नहीं थी, मगर इस नासमझ में आने वाली सूरत से उलझा ज़रूर दिया था। कद आदम खिड़की की चटखनी खोलकर इसने पटवा किया तो जा बजा लगे लोहे की ग्रिल से सामने का मंजर साफ नजर आ रहा था। तहद्दे निगाह तक जाता वीरान और उजाड़ रास्ता, जिसकी पथरीली रविश पर जर्द पत्तों के ढेर लगे हुए थे। रविश के अतराफ में घने और पुराने दख्तों की तवील लाइन और इन पर गुल करते परिंदों के झुंड। ये ख्वाब है या हकीकत? इसने ज़ोर से आंखें मसली, मगर मंजर अब भी वही था। इसे ऐसे लग रहा था जैसे वो रास्ता भटक कर किसी अजनबी देश में निकल आई हो। यहाँ मौजूद हर शय का लम्स इसके लिए नामानूस और अजनबी था। मान इसकी निगाह ग्रिल पर जमे हाथों से होती इसके बदन पर जा रुकी। वो इस वक्त अपनी मुहीन स्याह नाइटी में नहीं बल्कि वाइट जीन्स और मैरून टी शर्ट में थी। इसे याद आया कि ड्रेस इसने कल कहाँ जाने के लिए पहना था। मैंने लगता कुड़ी चकी गई है। माऊफ होते जहन के साथ इसने पलटकर कमरे की तूलो अर्ज़ को देखा। कमरे की हालत किसी पूरे स्टार और कदीम हवेली के तहखानों जैसी थी। तो क्या मुझे? वो भागकर मेन डोर की तरफ बढ़ी। किसकी जुर्रत हो सकती है? किस में इतनी हिम्मत है कि वो हशाम अफंदी की बेटी को किडनैप करने की हमाकत कर बैठा? गैस के आलम इसने स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर तमाम लाइट्स और पंखे ऑन कर दिए और दरमियान में रखे टेबल पर रखी चंद मर्दाना चीज़ों ने इसकी हैरानगी में मज़ीद इजाफा किया। वो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह पहचानती थी। बहुत करीबी रिश्ता था इसका इन चीज़ों के मालिक से। तो ये तुम? इसके गुस्से पर नफरत काली पाने लगी। वो मेन डोर के लॉक को खोलने की नाकाम कोशिश करती, मगर दरवाज़ा बाहर से बंद था। बहुत बुरा किया तुमने अपने साथ, बहुत बुरा। इसने ठोकर से टेबल उल्टा दी। कौन है? नहीं चाची, अब इस अहमक की बातों का बुरा क्या मानना। मैं जानता हूँ इसे एम ही छोड़ दे। इसे एम ही छोड़ता रहता है। कटे हुए अमरूदों पर नमक मिर्च छिड़कते हुए मोहसिन शाह के नाबी लबों पर मुस्कान बिखरी हुई थी। बस एक तू और एक तेरी चाची, सारी अक्लमंदी का स्टॉक तो तुम दोनों के पास जमा, बाकी दुनिया तो अहमक है। वो चिढ़ गया। तो गलत क्या है इसमें? गलत यह है कि मैंने अब वाकई शहर जाने का फ़ैसला कर लिया, और तू जानता है मैं जो फ़ैसला कर लूँ पत्थर पर लकीर हो जाता है। हाथ में पकड़ी प्लेट इसने ज़मीन पर पटक दी। नहीं, तो मुझे ये बता, यहाँ रहने में क्या हर्ज है? देसी माहौल, देसी खाने, स्वाद ही स्वाद। ज़िंदगी का असल लुत्फ़ तो सादगी में, और तू चंद दिनों में सब कुछ भूल गया शहर जाके। अरे कराची तो समंदर है इंसानों का, वहाँ जो जाए तो मिलता नहीं दोबारा। कराची फिर भी कराची है। कम अज़ कम मैं इस गाँव के मुकाबले में शहर को ही तरजीह दूँगा। ज़िंदगी असल में होती क्या है वो वहाँ जा रहकर पता चलता है। और यहाँ सदियों से हम कुएँ के मेंढक बने हुए हैं। दुनिया बस टीवी और टेलीफोन ख़त्म नहीं है। राजा तो शहर जाकर देख तो सही, एक वापसी का रास्ता भूल जाएगा। जोश के बाइस इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। अच्छा तो छोड़ इन बातों को। तालीम तेरी सीधी सारी मैट्रिक करेगा क्या वहाँ पर? बड़ा शहर है तो तालीम भी बड्डी चाहिए होगी। तो मुझे जाने तो दे, सबके वारे न्यारे ना करवाए तो ना बदल देना। इसने सीने पर हाथ मारा। चाची मानना तो है नहीं इसने। जाने दे इसे, एक बार कराची का स्वाद भी चख ले दे। उल्टे पुट्ठे पैर वापस आएगा। ना आया तो कहना। गांव में भी सारा दिन बेला निकम्मा फिरता रहता है। अच्छा किसी काम धंधे से लग जाए। फिर खाला कौसर भी शादियों को बहने के चक्कर में ये कुछ कमाएगा तो तू इसका ब्याह करेगी। ना भाई, मेरा इतना जिगरा नहीं अपने एक पुत्र को इतनी दूर भेज दूँ। बेला निकम्मा फिरता रहता तो मेरी नज़रों के सामने है ना। फिर कमाई का क्या? चौधरी है गाँव का, आगा जी के बाद सारी ज़मीनें इसी ने देखनी है। नसीमा बिल्कुल तैयार नहीं हुई। वही तो कह रहा हूँ चाची, अभी 2-4 साल मज़े कर लेने दे, फिर ब्याह हो गया तो खुद ही अक्ल आ जाएगी। नवी जवानी का चाह चढ़ा हुआ। फिर मैं हूँ ना तेरे पास, तेरा पुत्र नहीं पर तू तो मेरे लिए माँ जैसी है। मैंने तो अम्मा के मरने के बाद तुझे ही माँ समझा है। तू अपनी जगह और ये अपनी जगह। चल अगर इसकी यही ज़िद है तो मैं आगा जी से बात करूँगी, वो मान गए तो ठीक। ओ माँ दी ग्रेट, इसने बेसाख्ता नारा लगाया। एक तो आजकल की औलाद भी बस अपनी मनमानियों में खुश रहती है। वो बड़बड़ाती हुई सहन पार करके। ओ जियो राजे, जो बात मैं इतने दिनों से अम्मा को नहीं समझा पाया वो तूने समझा दी। इसने मोहसिन शाह के शाने पर बाजू फैला दिए।
तू कराची जा तो रहा मगर वापस तुझे यहीं आना है। वो कदर उदास था, बचपन की दोस्ती थी। तू अभी जाने तो दे यार। वो बेहद खुश था, इसकी उदासी नोट ही ना कर सका। अम्मा कमाल करती हूँ, मैं शहर जा रहा हूँ किसी अजनबी देश में, नहीं अगर कोई चीज़ भूल भी किया तो वहाँ से ले लूँगा। ये ताकत की दवाइयाँ रहने दे, बहुत खा ली देसी घी का हलवा तो चलो मैं अरशद के घर वालों को दे दूँगा। खबरदार, मैंने इतनी मेहनत करके तेरे लिए बनाया और तू दे देगा अरशद को। ज़रा भी सेहत ख़राब हुई ना तेरी कान से पकड़ कर वापस ले आऊँगी। मैंने तो पंजीरी। नसीमा बेगम बैग में टिफ़िन ठूस रही थी। नहीं नहीं, ये रहने दे, अपने दूजे पुत्र को खिलाती रहना, मेरा दिल भारी होने लगता है। हाँ हाय पुत्र, ये मुकवी गज़ाएँ खाकर तेरा दिल भारी होने लगता है। तू तो अभी से शहरी बाबू बन गया। चाची ठीक कह रही है, ज़्यादा मुकवी गज़ाएँ नुकसान भी देती हैं। ये मैं ले जाऊँगा जब इससे मिलने कराची जाऊँगा। चंद दिन ये कराची के मिलावट वाले खाने खा ले। मोहसिन इसके जूते रगड़ा था। वैसे राजा, मुझे वहाँ तेरी याद तो बहुत आएगी। तो अपने काम करता है। मेरे बाल बनाते हुए वो कदादम आईने में मुस्कुराते हुए मोहसिन को देख रहा था। चल किसी बहाने तो मुझे याद तो कर ही लिया करेगा, वरना मेरा तो सगा अब्बा भी जब से कराची गया इसने कभी मुझे याद नहीं किया। वैसे पुत्र, अपने ताया का अता पता तो करना कहीं। लोग तो कहते इसने दोबारा ब्याह कर लिया। लोग ठीक कहते हैं अम्मा। वो अब छुपकर दराज में से डाडो की रिस्ट वॉच निकाल रहा था। स्याह कॉटन के खड़खड़ाते हुए शलवार कमीज़ में वाकई गाँव का चौधरी लग रहा था। महज 18 वर्ष की उम्र में इसका कद काट मर्दों जैसा था। वो लंबी चौड़ी जसामत के 22-23-24 से जायद का ही लगता था। कहाँ किया होगा ब्याह इसने, इससे तो अपने ही होश नहीं होती चाची। इसके लबों पर तल्ख मुस्कुराहट थी। फिर भी तू पता तो करना। कर लूँगा पता अम्मा, ये तवीज़ उतार दूँ, एक काफ़ी है। पीर साहब लगने लगा। इसने 2 इजाफी तवीज़ उतार दिए। नाना पुत्र, ये गज़ब ना करना। कर्मा वाले पीर से लिए, बड़े पहुँचे हुए, बड़ी हिफाजत और नजर फजर के लिए। ओ अम्मा, नहीं लगती मुझे नज़र। इसने लापरवाही से तवीज़ दराज में डाल दिए। और चाची, हिफाजत की खूब कही तुमने। हिफाजत हमारा रब करता है या इन 2 नंबर बाबों के तवीज़? ना पुत्र, ऐसे नहीं कहते। तो रहन दे इस बात को। अम्मा को अपने कर्मा वाले पीर पर बड़ा भरोसा है। मेरी खैरियत इसी से पूछ लिया करना अम्मा। सुना बड़े काले जिन्नात है इसके पास। मखौल कर रहा है खबीस, वो हंसने लगी। नहीं, सच कह रहा हूँ। होगी तेरी तैयारी। वो तो सीफी नज़रों से देखने लगा। हाँ, हीरो लग रहा हूँ ना। इसने कॉलर उठाए। हीरो तो तू है ही। अब ज़ीरो होकर ना आ जाना वहाँ से। चल फिर निकल, ट्रेन का टाइम होने वाला है। इसका बैग उठाकर बाहर निकल गया। अच्छा अम्मा, इसने मुस्कुराकर नसीमा को देखा जिसके आंसू बहने लगे थे। पहली बार वैसे इतनी दूर जा रहा था, इसका ममता भरा दिल बैठ रहा था। तेरी जिद के आगे मजबूर हो पुत्र, छेती चक्कर लगाना। इसने माथा चूम कर कहा। अब्बा को सलाम कहना, कल मुलाकात तो होगी थी, आज सुबह 7 वाले गाँव चले गए। मन ही मन में नाराज़ है तुझसे। चल मैं समझा लूँगी, खुदा खैर खैरियत से पहुँचाए। इनके लब लरसने लगे। अम्मा रोगी तो कैसे जा पाऊँगा? इसकी पलकें भी भीग गई थी। एडियाँ, तू बेचारा हमारा सगा। चल नहीं रोती तू, जा। वो तेरी से बाहर निकला तो इनका खुद पर काबू रखना दुश्वार हो गया। जाने क्यों नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे अपने कड़ियल जवान बेटे को हमेशा के लिए खो देंगी। कदीम घड़ियाल रात के 11 बजने की इतला दे रहा था। किसी गैर मुनई नुक्ते पर निगाह जमाए वो गुज़िश्ता 3 घंटों से इजी चेयर पर दराज लैम्प टेबल के साथ मगन थी। कभी इसे रोशन कर देती, कभी गुल। इतनी बड़ी हवेली में इसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। ये बात इसे अंदर ही अंदर परेशान और खौफजदा कर रही थी, मगर वो खुद को इस पहलू पर सोचने से बचा रही थी। इसका सेलफोन और वॉलेट वगैरह सब कुछ निकाल लिया गया था। मां दरवाजे के हैंडल घूमने की आवाज़ से इसकी झूलती चेहरे एक ज़ापे पर ठहर गई। अंदर दाखिल होने वाला जो कोई भी था, इसे देखकर इसके बदन में सर्द लहर दौड़ गई। श्याम शक्ल, मोटे मोटे नकुश, खिचड़ी बालों वाले इस लंबे चौड़े शख्स के हाथों में बड़ी सी ट्रे थी, जिसे इसने टेबल पर रखा और खामोशी से पलट गया। ए रुको। वो जब तक हवासों में आई वो वापस जा चुका था। सुनो, बात सुनो मेरी। वो अब दरवाज़ा पीट रही थी। कोई है? इसकी हथेलियाँ सुरख होने लगी। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ, प्लीज़। आंसू कब पलकों की बाट फैलाने के इसे अंदाज़ा नहीं हुआ। दरवाज़ा खोलो। यू बुज़दिलों की तरह मुझे कमरे में कैद करके क्या साबित करना चाहते हो तुम लोग? मर्द हो तो मर्दों की तरह बात करो। असलान शाह, बहुत बुरा कर रहे हो तुम मेरे साथ, ये सलूक करके। दरवाज़ा खोलो। तकलीफ़ के बाईस आंसुओं में रवानी आ गई। तुम समझते क्या हो अपने आप को? खुद को मुहाफ़िज़ क्या होते हो तो लुटेरे क्यों बन रहे हो असलान शाह? मेरे साथ इस तरह ज़बरदस्ती करके तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। मैं ना झुकने वालों में से हूँ, ना टूटने वालों में से। इसने ट्रे उठाकर दीवार पर दे मारी और खुद बेड पर गिर कर रोने लगे। लै ट्रे दा तो रोटी दा की कसूर सी, हुण बैठी रहा भुखी बीबी। कराची कैंट के प्लेटफॉर्म पर कदम रखते इसने अतराफ में निगाह दौड़ाई। अरशद का शनासा चेहरा इसे कहीं नजर नहीं आया। चंद हफ्ते कबल वो अपने जिगरी दोस्त अरशद के कहने पर इससे मिलने कराची आया था। वो लोग चंद साल पहले गांव से शहर शिफ्ट हुए थे और वो हफ्ते के चंद दिनों में शहर से इतना मुतासिर हुआ कि अगली उम्र यहीं बसर करने का फैसला कर लिया। अगले चंद महीने से अम्मा और राजा को कॉल करते गुजर के। राजा इसका वाहद का ज़रूर अजीज़ दोस्त था जो बचपन से इन्हीं के साथ रहता था। अरशद शायद औरंगी में रहता था या कोरंगी में, से ठीक तरह से याद नहीं था। इसने वहीं खड़े खड़े सेल पर इसका नंबर मिला। हेलो अरशद, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कहाँ हो तुम? रहने दे, मुझे नज़र आ गया तू। इसने सामने से आते अरशद को देखकर हाथ फैला और मोबाइल ऑफ करके जेब में डाल लिया। मुझे यकीन था तू ज़रूर आएगा, कराची में कशिश इतनी है। अरशद ने इसे बाहों में भेज लिया। बहुत मुश्किलों से आए, इकलौता बेटा हूँ ना, अपने माँ बाप का आमादा नहीं थे भेजने पर। वो दोनों बातें करते पार्किंग की तरफ आए। रिश्तेदार तो कोई नहीं है ना तेरा यहाँ पर? रिश्तेदार? इसे बेसाख्ता अपने ताया याद है। 15 वर्ष पहले कराची आए थे, कभी पलट कर नहीं गए।
नहीं, रिश्तेदार तो कोई नहीं है। वो ब्लो के जम गफ़ीर पर नज़र दौड़ा रहा था। कितने लोग थे इस शहर में? यहाँ खो जाना कोई ताज्जुब है, मैं इस बात नहीं दी। चंद दिन तेरे पास गुजारा करूँगा, फिर कोई नौकरी, इसके बाद छोकरी। अरशद ने बेहंगम अंदाज में कहकर लगा, छोकरी तो मिली हुई है यारा। वो भी हंस दिया। हैं सच? हाँ, खाला की बेटी है। बेहद रश में चलना दुश्वार अमर लग रहा था। चल, ये किस्सा तो खल्लास है। वैसे कराची की जलपरियाँ भी बुरी नहीं। चिंगारते मेकअप और टाइट लिबास में चंद लड़कियों का ग्रुप इनके करीब से हंसते हुए गुजरा था। मैंने कब कहा कि बुरी है? वो भी अब रंग बिरंगी तितलियों के नज़ाकते मुलाहिजा कर रहा था। बड़ा ही लानती है भाई। अरे यार, इसने सर पर हाथ मारा। अम्मा ने कहा था जाते ही खैरियत की इतला देना। वो जेब से मोबाइल निकालने लगा, मगर ये क्या, इसका हाथ दूसरी तरफ से निकल गया है। वो हैरान रह गया। इसकी जेब कट चुकी थी। अरशद को एक बार फिर हंसने का मौका मिला। ये कराची है मेरी जान, यहाँ ये मामूली जुर्म है। वो बददस्तूर हंस रहा था, मगर इसके लबों पर मुस्कान के बजाय हैरानगी और अफसोस की रकम थी। वो पहले कदम पर 18,000 का मोबाइल और 5,000 की रकम डबोच चुका था। अलांती ने को चांदनी चाड़ना ताए बगैर मैंने वाइब्स आ रही। इस यहाँ आज तीसरा रोज़ था। इधर से उधर चक्कर लगाते हुए बुरी तरह थक जाती तो बेड पर ढेर हो जाती। कल दोपहर जाने किस वक्त इसकी आंख लगी थी और कोई टेबल पर खाना रख गया था। इसके उठने तक वो ठंडा हो चुका था, मगर शदीद भूख में वो ठंडा खाना ही जहर मार कर गई। इसे भूखा रहने की आदत नहीं थी। घर में दर्जनों मुलाजिम इसके सामने हम्मा वक्त मुस्तैद रहा करते, मगर अब तो इसकी भूख का एहसास तक ख़त्म हो चुका था। इसने कभी थोड़ी सी ठंडी चाय तक नहीं पी थी, बल्कि फ़ौरन कप उठाकर दीवार पर दे मारती थी। और अब 3 दिनों से वो सारी नज़ाकतें भूली हुई थी। जहन पर बस यहाँ से निकलने की धुन सवार थी। अब भी वो काफ़ी देर से लोहे के मजबूत ग्रिलों को हिलाने जुलाने की कोशिश कर रही थी। इसका प्लस्तर कदरे उखड़ा हुआ था। अपनी हाई हील की सैंडल प्लस्तर पर बजा बजा कर वो थक गई तो गिल से सर टकाकर बेबसी से आंसू बहाने लगे। इसके लॉन में इसके दर्जनों पालतू परिंदे सुनहरी पिंजरों में कैद थे। इसे रंग बिरंग परिंदे पालने का अजहर शौक था। वो बेहतरीन शिकारी भी थी और आज इसे एहसास हो रहा था कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। नीले आंगन पर उड़ते परिंदों को हैरतनाक नज़रों से तकते हुए इसके जहन में यही एहसास हावी हो रहा था कि यहाँ से निकलते ही वो सबसे पहले अपने परिंदों का आज़ाद करेगी। मगर मैं यहाँ से निकलूँगी कैसे? इसे फिर से रोना आ गया। कितने बुज़दिल हो तुम, सामने आने से क्यों डरते हो? बस लानशाह को सोचने लगी। मान फ़ोन की महीन घंटी ने इसे चौंका दिया। वो सूरत से उठी। बेड की दाएं साइड वाली दीवार पर लगे इंटरकॉम की बेल बज रही थी। इसने लपक कर रिसीवर उठाया। आज़ादी का एहसास कितना खुशकुन होता है, आज तुम्हें एहसास हुआ होगा। भारी गंभीर आवाज़ एयरपीस में गूंजी और वो फट पड़ी। तुम बुज़दिल इंसान, क्या साबित करना चाहते हो मुझे इस तरह कैद करके? शायद तुम बाबा को अच्छी तरह जानते नहीं हो। इन्हें भनक भी पड़ गई कि मेरी किडनैपिंग में तुम्हारा हाथ है तो सारी अक्कड़ भूल जाओगे। क्या चाहिए तुम्हें? कितना पैसा चाहिए? लालची इंसान, बाबा को एक फ़ोन करोगे और वो, जाहिर सी बात है इन्होंने सारी उम्र यही काम किया। वो तंज़िया अंदाज में मुस्कुरा। शट अप, वो फनकारी। हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। बुज़दिलों की तरह मुँह छुपा कर क्यों बैठ गए? मैं डरती नहीं हूँ तुमसे, समझे? रियली? इसे शायद यकीन नहीं आया था। चाहते क्या हो तुम? इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? बहुत जल्द बता दूंगा। तुम अभी इस वक्त यहाँ मौजूद हो ना? सामने आओ, मैं सामने आकर बात करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। इसने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। ए सुनो, हेलो हेलो, मगर फ़ोन बंद हो चुका था। ओ शिट, इसने रिसीवर पटक दिया। दफ्तर ने इसकी समातों में गाड़ी की आवाज़ आई। इसने खिड़की से झांका तो लानशाह की जीप रविश पर जा रही थी। ए बात सुनो, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई, मगर गाड़ी निकलती चलेगी। वो बेसाख्ते से गालियाँ देने लगी। बाबा कितने परेशान हो गए। वो फिर से टहलने लगी। पहली बार इसने कमरे को बगौर देखा। इस अलमारी में क्या है? खोल कर देखो। कुछ सोचकर वो कोने में रखी अलमारी की तरफ बड़ी। पहला पट खोला तो सामने हैंगर्स पर मर्दाना कपड़े लटके हुए थे और दराजों में चंद कागजात और पेन वगैरह पड़े थे। दूसरा पट लॉक था। मेरे काम की कोई चीज़ नहीं। इसने यूँ निचले दराज में हाथ मारा और इसके हाथ में एक फ्रेम शुदा तस्वीर थी। एक फैमिली ग्रुप फ़ोटो थी। बहुत से चेहरों को पहचानती नहीं थी, मगर चंद चेहरे। वो फटी हुई आंखों से इन चेहरों को देख रही थी। केड़े चंद चेहरे यार। यहाँ तो मास्टर की डिग्री रखने वाले को घास नहीं डालता। तो मेट्रो की सनत लिए फिर रहा है। अहमक, मेट्रो को कौन पूछता है? आजकल मैं खुद एफ हूँ और कितने सालों से चाय का खोखा चला रहा हूँ। अच्छी गुजर बसर हो जाती है तो तू भी अपने अब्बे से पैसे वैसे मंगवा और कोई कारोबार शुरू कर दे। चाय का कप इसके सामने रखते हुए इसे मुफ्त मशवरों से नवाज रहा था। कल से तेरा मुंह लटका हुआ यहाँ दिन दिहाड़े लाखों की डकैतियाँ हो जाती है और एक तो मोबाइल का गम सीने से लगा कर बैठा है। मेरे चांद, हर रोज़ हज़ारों मोबाइल चुटकी में उड़ते हैं। इसने चुटकी बजाई। क्या है, जब से मैं आऊँ तो चोरियों डकैतियों की तफसील बताया जा रहा। कोई और बात भी कर। इसने कप मुँह से लगा। तेरे वगैरह बगैरह तो होना यही चाहिए। जिन्होंने इज्जत नहीं ना पाची उन्होंने नहीं होता। और क्या बात करूँ इन बातों में? जो मज़ा वो किसी और में कहा। वो टांगे फैलाकर लेट गया। वैसे तो अगर कारोबार नहीं करना चाहता तो तुझे बॉस के पास ले जाऊँगा। मतलब भी समझा देंगे धीरे धीरे। वो मानी खेरी से अंक दबाकर बोला। अरशद 5 बहन भाइयों में से सबसे छोटा था। तीनों बहनें शादीशुदा थी और मुख्तलिफ शहरों में रहती थी। बड़ा भाई सऊदीया में होता था। इसका अब्बा चंद महीने पहले निटी जेटी के पुल में डूब कर मर गया। अम्मा गश्त की इंतहाई शौकीन, सारा दिन सरकारी दौरों पर रहती और वो दोनों पीछे से तन्हाई होते। दफ्तर अरशद का मोबाइल बजा तो इसका कम फिर से ताज़ा हो गया। राना जी कॉलिंग। स्क्रीन पर जगमगाते नंबर को इसके सामने लहरा कर इसने सेलफोन कानों से लगाया। राना जी मुसलसल से 5वां फ़ोन कर रहे थे। वो इसकी दोस्ती पर हैरान ही रह गया। इतनी फरागत और खुला दिल, मगर जिस अंदाज में वो खुली डुली गुफ्तगू कर रहा था इसने इसे छंबे में डाल दिया। किसका फ़ोन था?
25 मिनट बाद इसने फ़ोन बंद किया तो इसे यकीन आ चुका था कि फ़ोन करने वाली कोई लड़की है। एक जल परी, तू बैठ, मैं नहा कर आता हूँ। कहीं जाना है? ए अहमक, तेरे सामने तो डेट तय हुई है, तू भी चलना, मिलाऊंगा अपनी पिंकी से। नहीं, मुझे तो माफ़ी रख। अरे कुछ नहीं होता, ये एंजॉयमेंट तो हर बंदा करता है। वो तार से तौलिया उतार कर बाथरूम में घुस के जबकि अपनी जगह खामोश बैठा रह गया। क्या मैंने कराची आकर कोई गलती की है? हाँ, अभी तेनों नहीं पता लग रहा है, तू बेचारा छोटा बच्चा है ना। अर्शिद की सेल को देखते हुए मोहसिन का नंबर डायल करने लगा। तीसरी बेल पर फ़ोन रिसीव कर लिया। कैसे हो? और तेरा सेल नंबर बंद मिल रहा है, खैर तो है ना? वो तो चोरी हो गया यार। हाँ, आते ही लुट गया। अम्मा कैसी हैं? अब्बा कुछ कह तो नहीं रहे थे? अभी तो देख रहा हूँ कराची के हालात। देखो, दिल लग गया तो महीना भी लगा लूँगा। अच्छा, मैं फिर फ़ोन करूँगा, खुदा हाफिज़। राना जी कॉलिंग सेल फिर से बजने लगा। इसने नंबर काट दिया। इसे सादिया याद आ गई जिसे इसने आखिरी मरतबा ईद पर ही देखा था और इसकी बचपन की मंगेतर थी और इससे बेहद शर्माती थी। सादिया की याद ने इसकी सारी बेजारियत रफ़ा कर दी। वो आसमान पर डोलते परिंदों को देखकर बेसाख्ता मुस्कुराने लगा। हवेली की कदीम दीवारों पर छाई वहशतनाक खामोशी अंधेरे के बाजू में सिमट चुकी थी। बहुत सी मरकज़ी लाइट्स ऑन थी मगर इसके बावजूद खौफ की दबीज तन्हाई की बाहों के घेरे में सांस लेती। घड़ियाल रात के 10 बजने की इतला दे रहा था। इसे हवेली में 4 रोज़ हो चुके थे। वसी कमरे की चारों ट्यूबलाइट्स रोशन थी। तीनों पंखे फुल स्पीड में चल रहे थे। वो घुटनों में सर गिराए गैर मुरई नुक्ते पर नज़र जमाए हुए थी। हवेली पर इतनी खामोशी और वहशत का रास्ता कि कोई आम लड़की होती तो अब तक इसका हार्ट फेल हो चुका होता। गो के 2 मुलाजमीन यहाँ मौजूद थे, एक हबशी शक्ल वाला खान सामा और दूसरा ड्राइवर और चौकीदार। मगर वे 4 दिनों से तन्हा कमरे में मुकीम थी। 4 दिनों से इसने बमुश्किल 3 मरतबा खाना खाया था। नींद इसकी आंखों से उड़ चुकी थी। बमुश्किल चंद घंटों तक ज़बरदस्ती आंख झपकी थी। अजलान शाह अभी तक इसके सामने नहीं आया था। कल इंटरकॉम पर ही बात हुई थी। इसका मकसद तो न जान पाई। इसके ख्याल में वो इससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था, इसलिए इसे अगवा करके इसके बाबा को परेशान करना चाहता था। इसके बाबा कोई आम आदमी नहीं थे, बहुत बाअसर और बारसूख शख्सियत के हामिल थे। इसे अभी तक किसी बात पर हैरानगी थी कि अपनी इकलौती और लाडली बेटी को 4 दिनों बाद भी बरामद न कर पाए थे। तावान का मामला होता तो वो कब की जा चुकी होती, लेकिन अजलान शाह को दौलत से नहीं इसके बाबा की गैरत से मतलब था। वो इसकी धज्जियाँ बखेरने के लिए इसे अगवा करवा चुका था। शहर में यालिया फंदी के अगवा का केस किस कदर हॉट इशू बन चुका होगा वो अंदाज़ा कर सकती थी। पुलिस इसकी तलाश में सरगर्दा होंगी। इसके बाबा के करिंदे हर जगह इसे ढूंढ रहे होंगे। वो यहाँ बैठकर भी अंदाज़ा कर सकती थी यह हवेली तो किसी दूर वीराने में है। शायद बाबा यहाँ तक कैसे रसाई हासिल कर पाएंगे। 4 दिनों में पहली बार वो मायूस हुई थी। क्या अजलान शाह इस कदर बाअसर है कि बाबा से टक्कर लेने की जुर्रत कर बैठा? माना कि खुद को बहुत तोप चीज़ समझता है, मगर बाबा के सामने तो चिड़िया भी पढ़ नहीं मार सकती। अजलान शाह क्या चीज़ है? बहुत बुरा हश्र करूँगी मैं तुम्हारा। यहाँ से एक बार निकल तो लूँ, मौत से भी पनाह मांगोगे। इतनी इबरतनाक सज़ा दिलवाऊंगी अजलान शाह कि आइंदा यालिया फंदी की तरफ देखना भी भूल जाओगे। बहुत बड़ी हमाकत की है तुमने, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। यालिया फंदी कोई आम लड़की नहीं, इसका अंदाज़ा तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा। नफ़रत से दरो दीवार को तकते हुए बड़बड़ा रही थी। मगर मैं यहाँ से निकलूँगी कैसे? शायद इस संतान में कोई रोज़न उम्मीद का एक और दिया आंखों में रोशन हुआ। वो बेड से उठकर दीवारों को बारीक बीनी से जायज़ा लेने लगी। कमरे की दीवारें बहुत ऊंची थी। हर दीवार पर 2-3 पेंटिंग ग्लास में लटकी हुई थी। कमरे के दाएं कोने में रखी स्टडी टेबल पर निगाह डालकर इसने कमरे के वस्त में पड़े छोटे मेज़ को देखा। आसमाने में क्या हर्ज है? एक नतीजे पर पहुंचकर इसने स्टडी टेबल पर धरी किताबों को उठाकर बेड पर रखा और भारी भरकम टेबल को घसीटने की कोशिश की। दफ्तनी से जीप की गुरगुराहट सुनाई दी। इसका दिल बेसाख्ता धड़का। अगले लम्हे बेड पर से किताबें उठाकर दोबारा टेबल पर रख रही थी। अगर इसे भनक भी पड़ गई कि मैं यहाँ से निकलने की तदबीर करूँ तो शायद मुझे किसी तय खाने में नहीं, वो शायद इसी तरफ आ रहा है। खुद कलामी के अंदाज में बाहर से आती आवाज़ों पर गौर करने लगी। नहीं, रहने दो, फिलहाल मैं फ्रेश होना चाहता हूँ, खाने के बाद चाय ले लूँगा। यकीनन इसी हबशी से मुखातिब था जिस पर निगाह डालते इसके बदन में सरसराहट होने लगती थी। मां ने इसके जहन में एक और मंसूबा आया। साइड टेबल पर रखे पित्तल के गुलदान को झपटने वाले अंदाज में उठाकर इसने तीनों मेन लाइट्स ऑफ कर दी। अब कमरे में एक लाइट की मध्यम रोशनी थी। लाइट ऑफ करके वो खुद दरवाजे के पास आ गई। वो इस कमरे में आएगा या नहीं ये महज एक अंदाज़ा ही था। कमरे के बाहर भारी कदमों की धमक ने इसकी आवाज़ झंझना दी। इसके दोनों हाथ पूरी कुव्वत से पित्तल के गुलदान पर जमे थे। अजलान शाह कमरे का लॉक खोल रहा था। इसने आंखें ज़ोर से झपकी। दरवाज़ा चूंकि आवाज़ के साथ खुला था और इसने पूरी ताकत सर्व करके गुलदान इसके सर पर दे मारा, जिसकी ऊंची कामत के बायस कंधे पर जा लगा। उफ़! एक दर्द भरी लहर इसके बदन में सरायत करके इसने बाहर भागती यालिया फंदी के हाथ को सूरत से खींचा तो इसके ऊपर आ गिरी। चटाख! इसे बेड पर धकेलते हुए शदीद गज़ब और तकलीफ के बायस अपना हाथ छोड़ चुका था। इसका आहनी हाथ इसके नाजुक गुलाबी गाल को सुर्ख कर गया। हाउ डेयर यू! वो ज़ख्मी शेरनी की तरह इस पर झपटी जो इससे कहरलूद नज़रों से घूरा था। वो ब्लैक बेल्ट थी। वो अपने मार्शल आर्ट्स के जौहर इस पर आजमाना चाह रही थी, जिसके लबों पर इस्तज़ाइया मुस्कुराहट फैल गई। हिट मी! वो मुस्कुराई। याले ने फ्लाइंग किक मारनी चाहिए मगर इसके दोनों बाजू इसके आहनी शिकंजे में जकड़े जा चुके थे। छोड़ो मुझे! वो बाजू छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। हिम्मत है तो छुड़वा लो खुद को। ओ यू, आई विल किल यू! इश्तियाल के आलम में से समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मैं डरती नहीं तुमसे, समझे तुम? रियली? अजलान ने इसे रॉकिंग चेयर पर धकेल दिया। कुर्सी के दोनों हथेलियों पर बाजू रखकर इसकी तरफ झुका, जो हूँ करके रुख मोड़ गई। जानती हो मैंने तुम्हें किडनैप क्यों किया? नहीं, मुझे इस बात से गर्ज नहीं। इसने इसकी तपश
आंखों में देख कर कहा। लेकिन मुझे है। कुछ देर इसकी तरफ देखते रहने के बाद इसने एक लखती कुर्सी से हाथ हटाया और सामने लगे फन पारे को देखने लगा। मुझे सिर्फ इस बात से गर्ज है कि तुम मुझे आज़ाद कब करोगे। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। शायद कभी नहीं। मैं कभी तुम्हें इस हवेली से बाहर नहीं भेजना चाहता। इसने आहिस्ती से कहा मगर इसकी आंखें फैल गई। व्हाट? क्या कहा तुमने? मुझे यहाँ से जाने नहीं दोगे? क्यों? आखिर क्यों? मुझे मुजरिमों की तरह क्यों कैद कर रखा है तुमने? मुजरिमों को मुजरिमों की तरह ही रखा जाता। वो चलने में पहले वाली कैफियत से निकल आता। क्या जुर्म किया मैंने? बता दूंगा जल्दी। वो बाहर की तरफ बढ़ा। तुम इस तरह नहीं जा सकते। वो तीर की तरह उठकर इसके सामने आई। मैं यहाँ पागलों की तरह 4 दिनों से अकेली कमरे में बंद हूँ। तुम्हारे जो भी मुतालबात है मुझे बताओ। मैं बाबा से इतना बेवकूफ़ समझती हो तुम मुझे? वो धीरे से हंसा। अगर मुझे तुम्हारे बाबा को इन्फॉर्म करना होता कि तुम यहाँ हो मेरी कैद में, तो ये काम मैं 4 दिन पहले कर चुका होता। वैसे एक तरफ करके तेरी से बाहर निकल के साथ ही दरवाज़ा भी बंद कर चुका था। तुम इस तरह नहीं कर सकते मेरे साथ। वो फिर से दरवाज़ा पीटने लगी थी। ये आशमानी साहब हैं, मेरे बॉस। इन्हीं के पास मुलाजमत करता हूँ। अरशद ने एक पुख्ता उम्र के मर्द से मुतारफ़ करवाते हुए इसके चेहरे पर रकम हैरानगी को वाज़ेह तौर पर महसूस किया। और हशमानी साहब, ये मेरा जिगरी यार हशाम, कराची की बत्तियाँ देखने आए। क्या हाल है बाबा? मोटी मोटी उंगलियों वाला मनकश हाथ, अंगूठियों से सजा भद्दा हाथ इसकी सिमत बढ़ाते हुए इसके लहजे में गर्मजोशी पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश की। बेहतर हूँ। इसने फ़ौरन हाथ छुड़ा लिया। हाशमानी साहब ने इसकी खूब आवभगत की मगर जब तक इससे हुज्रे में बैठा बेचैन मुस्तरब रहा। ये तो कैसे लोगों के साथ बैठता है? गाड़ी में बैठे इसने अरशद को घूरा। ये तो शक्ल से डाकू बदमाश लगते हैं। क्यों पसंद नहीं आया मेरे बॉस? वो यूँ ही हंसती है। रही शक्ल की बात, तो प्यारे शक्ल से शरीफ लगने वाले सच में शरीफ हों ये ज़रूरी नहीं। मैं तो तुझे भी इन्हीं के पास जॉब दिलाना चाह रहा था। इन्हें डिग्री से नहीं बंदे से गर्ज है। ना भाई, मैंने इतने खौफनाक लोगों के पास काम नहीं करना। ये तो स्टाइल है बॉस का। काम धंधा तो आम सा ही करते हैं। क्या काम है पता तो चले? स्मगलर है। व्हाट? वो सही माना में चकरा है। किस चीज़ के? 3 in 1 है। इसने आंख दबाई। एनीवे तो परेशान मत हो, ये इनकी पार्ट टाइम जॉब है। बिजनेस तो स्पेयर पार्ट्स और व्हीकल सप्लायर का, शोरूम के मालिक भी है। तो क्या करते हैं? मेरा मतलब कौन सा काम? शरीफा वाला ही करता हूँ। शोरूम में होता, कभी कभार इन्हें दिगर कामों के लिए भी ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसे में एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। सच मज़े ही मज़े अपने तो। तू ही मज़े ले इनकी एक्स्ट्रा सैलरी की। मैं तो कोई ऐसा तो फिर तुझे कई साल जुत्थियाँ ही चटखाना पड़ेंगी। यहाँ इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती, वो भी मैट्रिक पास को। ये शॉर्टकट है प्यारे। कम वक्त में दुगना फ़ायदा समझ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ता हूँ मैं। फिर भी यार, गलत काम तो गलत ही होता है। वो बड़बड़ाया था। गलत सही के चक्करों में क्यों पड़ता है? पैसा इतनी आसानी से हाथ नहीं आता। तुझे ना कोई तजर्बा ना कोई हुनर तेरे पास। अगर गांव को सुधारना तो तेरी मर्जी। वहाँ तो जितनी भी तरक्की करेगा रहेगा तो कुएँ का मेंढक ही रहे। वो इसकी ब्रेन वॉशिंग कर रहा था। मैं वापस गाँव नहीं जाना चाहता। वहाँ ज़िंदगी बहुत महदूद है। तो बात ख़त्म। मैं भी तेरे गाँव से ही आया हूँ। वहाँ कच्चा कोठा होता है। हमारा आज डबल स्टोरी घर यूँ ही नहीं बन गया। फिर मेरे नाम पर है। पैसा तेरी मजबूरी नहीं है। फिर भी अगर कराची में रहना, पैसा भी कमाना होगा। यहाँ तो सैर सपाटा भी मुफ्त नहीं होता। मैं कोई फजूल काम नहीं करूँगा। वो कायल हो रहा था। ना करना प्यारे, अरशद ने कहका लगाया। हालांकि हंसने वाली कोई बात नहीं थी। अब बगारत ने मैं किया से इन्होंने कोई चंद चाड़ के जाना शहर। इदा दे काबल नहीं होंगे। इधर जिथे दे होंगे ना, इन्होंने उत्थे काबल उधर ही रहना चाहते हैं। इनको इज़्ज़त नहीं रास आती। वहाँ पे इज़्ज़त की ज़िंदगी पची नहीं है। पैसा दौलत हर चीज़ छोड़ के तिथे खे खाना आ गया। लानती दूसरों की गुलामियाँ करन। कैब डैशबोर्ड पर डालकर इसने फ्रंट सीट पर थरी फायर उठा और सामने बनी खुशनुमा इमारत पर नजर डालकर नीचे उतरा। पार्किंग लॉट में मौजूद लैंड क्रूजर ने इसे कतई हैरान नहीं किया। वो कई दिनों से शादी की आमद का मुंतज़िर था। 3rd फ्लोर का बटन पुश करके वो लिफ्ट में सवार मुसलसल इन्हीं के मुतल्लिक सोच रहा था कि इन्हें कैसे मुतमिन करें। इन्हीं सोचों में गलता अपने फ्लैट तक चला। दरवाज़ा सबीला ने खोला। शाहजी आए मैं, इसने सरगोशी में बताया तो सहलादा ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया। मोहसिन शाह कमरे के वस्त में ठहरे थे। अस्सलाम वालेकुम शाहजी। इसकी गंभीर आवाज़ पर वो चौंक कर पलटे। वालेकुम अस्सलाम। इसे गले से लगाकर उन्हें बगौर इसका चेहरा देखा। तुम जान ही गए हो कि मैं यहाँ किस मकसद से आया। फुल यूनिफॉर्म में वो इस कदर डिसेंट और हैंडसम लग रहा था। वो चंद लम्हे इसी पर से नजर न हटा सके। जी शाहजी। वो सारतमंदी से सोफे पर इनके मुकाबले टिक गया। याले का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। क्या करिए तुम्हारी पुलिस? 1 हफ्ता हो गया, एक लड़की तक को बरामद नहीं कर सकी। लड़की भी मामूली घराने की नहीं है। इनकी आवाज़ तेज़ हुई। अफंदी हर जगह तलाश कर चुका है इसे। और जानते हो वो क्या कह रहा है? वो खामोश रहा। इसे तुम पर शक है। वो कहता है कि याले को तुमने किडनैप किया। मैंने? इसने आंखें फैलाई। पहली बार पता चला कि एक्टिंग करना किस कदर दुश्वार अमर है। हाँ तुमने, और सच पूछो तो मुझे भी यही लगता है। सही लगता। शाहजी आप कैसे कह सकते हैं? देखो बच्चे, कद में तुम मुझसे लंबे हो गए हो, मगर उम्र और तजर्बे में नहीं। मुझे तो इसी रोज़ शक हो गया था जिस दिन तुमने। मगर आप ये तो सोचे कि मैं इसे क्यों अगवा करूँगा? शाहजी आप एक पुलिस वाले पर अगवा का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं। अपनी मनकूहा को यूँ हबस पे जा में रखना भी दुरुस्त नहीं मायसन। शाहजी आप। वो उछल पड़ा। हम तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं बेटा जी। शुरू से मुझे तुम पर शक बल्कि यकीन था। इतने दिन से इसलिए खामोश रहा कि शायद तुम कोई कदम उठा, मगर तुम्हारी खामोशी ने मुझे परेशानी में मुब्तला कर दी। तुम क्या सोच रहे हो? वो मेरी मनकूहा है तो शाहजी, मगर एक मुजरिम की बेटी भी है। जब तक मैं मुजरिम को सजा नहीं दिलवा देता इसे सामने नहीं लाऊंगा। वो मेरी बीवी है, मेरी गैरत में इसे मीडिया के सामने एक्सपोज नहीं करना चाहता, बस इसीलिए।
वो तो तुमसे सख्त मुतनफ़र होगी, वो कदर मुतमिन होगी। ऐसी वैसी वो तो मुझे अपना दुश्मन अव्वल समझती है। इसका सरापा जहन में लहराते इसके लबों पर मुस्कान बिखरी थी। वैसे है कैसी हमारी बहू? बहुत अक्खड़, बदतमीज़। और वो फाइल टेबल पर रखकर उठा और वो इसे देख रहे थे। और बहुत खूबसूरत कहने के साथ बिल्कुल बाहर निकल गया। बेला चाय तो बनाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। कफ के बटन खोलते हुए इसने डस्टिंग करती सबीला से कहा और कमरे में चला गया। स्टडी टेबल के ऊपर रखी फ्रेमशुदा तस्वीर पर निगाह पड़ते इसके लब सर नो मुस्कुरा दिए। चंद दिन पहले तक इसकी टेबल बिल्कुल खाली थी। तस्वीर चंद रोज़ कबल इसने यहाँ रखी थी। बेतहाशा मुस्कुराते लबों को दाएं हाथ से छुपाते हुए ये तस्वीर किसी फंक्शन में उतारी गई थी। वो खूबसूरत तो थी ही, मगर तस्वीर में खूबसूरत तरीन लग रही थी। वो कितनी देर तक यालिया फंदी के महताब चेहरे से नज़र हटा ना सका था। इसके जहन में इससे पहली मुलाकात का अक्स लहरा गया। सानवी दिखाओ जी, कितने पहली मुलाकात हुई थी। वो पहली बार इसे डॉलमेन मॉल में मिली थी। वो इस वक्त हाउस ऑफ बोनेंजा में टी शर्ट चॉइस कर रहा था। माँ ने इसकी निगाह एक बेहद नफीस शर्ट पर पड़ी। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर। इसने नेवी ब्लू कलर की वो शर्ट उठाई तो अकब में नस्वानी आवाज़ उभरी। ये शर्ट मैं फ़ाइनल कर चुकी हूँ। इसने इसके हाथ से शर्ट लेना चाहिए, मगर आपसे पहले मैं फ़ाइनल कर चुका हूँ। शॉप में वो बाद में आई थी, इसी अच्छी तरह मालूम था, क्योंकि जिस वक्त वो अंदर आया कोई रेडी नहीं थी। आप प्लीज़ कोई और शर्ट देख ली, मैं ले चुकी हूँ। मैम मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं ये सर प्लीज़ ये शर्ट मिस फंदी को दे दें, आप कोई और चॉइस कर लें। सेल्स मैनेजर लपक कर आता है इस्तफामिया नज़रों से देखने का। अगर ये आपकी परमानेंट क्लाइंट है तो मैं प्लीज़ सर आप ओके। शर्ट वहीं छोड़कर बाहर आ गया तो ख़वातीन से बहस इसे पसंद नहीं थी, मगर लड़की इसे खुद पसंद लोगों से बेहद बुरे लगते थे। दूसरी बार इसने इसे अवारी में देखा। वो वहाँ डीएसपी हसनैन फारूकी की बेटी के वलीमे में शिरकत करने आया था। ब्लैक स्लीवलेस शर्ट और मस्टर्ड बेल बॉटम में इसे देखते हुए अजलान शाह को एहसास हुआ कि इसे कहीं देख चुका है। हाँ, इसका इलम इससे कदरे फासले पर खड़े शख्स को देख कर होगा, क्योंकि इसने वही शर्ट पहन रखी थी जिसे वो पहली नज़र में पसंद कर चुका था। वो दोनों खुशकपियों में मसरूफ़ थे। इसे जाने की ब्लू शर्ट में मलबूस इस नौजवान को देखकर जलन का एहसास हुआ था। कम मौन आदि, इस किस्म की डिनर पार्टीज़ और फंक्शन अटेंड करने चाहिए। रैपो बढ़ती है यार। दफ्तर में खिलखिलाते हुए इसके पास से गुजरी। बेसाख्ता पलट कर देखने की गलती ने इसके हाथ में थामा सॉफ्ट ड्रिंक का काला छलका दिया। सॉरी, इसके मुंह से बेसाख्ता निकला। इट्स ओके। खूबसूरत लड़कियों को देखकर आप जैसे मर्द अक्सर अंधे हो जाते हैं। क्यों आदि, आई एम राइट? इसकी शौकी से जहर लगी। एक्सक्यूज़ मी मैम। वो दृष्टि से कुछ कहना चाहता था, मगर सामने से आते हमाद असकर को देखकर खामोश हो गया। ओ हमाद, आदल साहब खुशगवार अंदाज में इसकी तरफ बढ़ गए। मैडम एक बात कहूँ? वो बाज नहीं रह सका। जी ज़रूर। आज जैसी लड़कियों को देखकर इन जैसे मर्द तो अंधे हो सकते हैं, मुझ जैसे नहीं, क्योंकि हम अक्ल के सहारे चलते हैं और ये हुस्न के। इसने आदि की तरफ इशारा करके कहा तो मुस्कुरा दी। ओ आप शायद माइंड कर गए। आइंदा इस किस्म की जुमलाबाजी से गुरेज कीजिएगा। वहाँ से हट गया था, जबकि यालिया फंदी लब फेंचे से देखती रही। इसे इसकी बात पसंद नहीं आई। फिर पार्टी के एंड तक वो यालिया फंदी की निगाह के जाविये में रहा। वो इसके अंदाज़े नशिस्तों पर खास मुलाहिजा करके शायद इसकी औकात जानना चाहती थी। काल्पनिक ये पहला शख्स था जिससे मुतासिर होने के बजाय इसे मुतासिर कर गया था। इससे पहली बारी किसी ने सराहने की बजाय लताड़ा था। SP अजलान शाह। हमाद अस्कर से आदिल से मुतारिफ करवाया तो इसने यूँ ही सरसरी निगाह पर डाली तो इसका नाम जेर लब दोहरा रही थी। अजलान शाह तीसरी बार भी इसे हमाद अस्कर की प्रमोशन के सिलसिले में अरेंज की गई एक टी पार्टी में मिली थी। वो इस बार इसे नज़रअंदाज कर गया। इसने भी इसकी तरफ देखा नहीं। इस बार भी वो आदिल के साथ चिपकी हुई थी और ये शख्स जो बज़ाहिर बहुत खुश इखलाक़ बामरब्बत नज़र आता था, अंदर से इतना गिरा हुआ कमीना शख्स था। यालिया फंदी से जानती थी या नहीं, मगर अजलान शाह इसे अच्छी तरह पहचान गया था, क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटी फेलो रह चुके थे। यूनिवर्सिटी में अपने फजूल और बेकार मुश्किलों की वजह से मकबूल था, तो अजलान शाह अपनी जहानत की वजह से। आदिल भी गालबन इसे पहचान चुका था, इसलिए इसकी हिम्मत आने से इसने हतल मकान का रेस किया था। बाबा एक होटल की ओपनिंग के लिए इनवाइटेड थे, वरना इनका इरादा तो था आज हमाद की प्रमोशन पार्टी अटेंड करने का। वो हमाद अस्कर की बीवी से महवे गुफ्तगू थी। वो सोच रहा था कि इसके बाबा क्योंकि वज़ीर में ये शीर है या नाज़म वगैरह। हुलिये से तो वो किसी अमीर घराने की बिगड़ी हुई रईसज़ादी लगती थी, और जब इसने वेटर से शैम्पेन रिसीव की तो इसे बहुत नागवार गुजरा। इसे इस किस्म की लड़कियाँ जहर लगती थी, क्योंकि वहाँ और भी लड़कियाँ और बेगमात थी, मगर इसे याले फंदी के हाथ में थामा नाजुक क्रिस्टल का ब्लोरी जाम इस वक्त कदर बुरा लग रहा था कि इस पर वो जानबूझ कर इसके पास से बहुत देरी से गुजरा। आज जो मैरून साड़ी में मलबूस थी, अजलान शाह का शाना इसके बरहना बाजू से टकरा और आज गिलास छलका नीचे गिरकर चकनाचूर हो गए। हे मिस्टर, आर यू ब्लाइंड? कई लोगों ने पलट कर इस गज़बनाक हसीना के तेवर मुलाहिजा किए। सॉरी, वो दिल में खुद को कोस रहा था कि ख्वाम का में तमाशा क्रिएट करवा दिया। कम अज़ कम आज तो मुझे बात दोहरानी नहीं पड़ेगी कि आप जैसे मर्द भी हम जैसी लड़कियों को देखकर अंधे हो जाते हैं। धीमे लहजे में कुराते हुए इसका मूड बेहद ख़राब लग रहा था। एक्सट्रीमली सॉरी, पता नहीं कैसे आज वो गड़बड़ा गया। जज्बाती के हाथों अपनी इंसल्ट करवानी पड़ गई इसकी बला से। जो कुछ करे इसे क्या तकलीफ। सॉरी माई फुट। वो पाँव पटकती इसके सामने से चली गई। अपनी जगह नादम खड़ा रह गया। हद हो गया अजलान शाह, एक लड़की के हाथों बेइज्जत हो गई। खुद को कोसते हुए शाम बहुत जल्दी पार्टी अधूरी छोड़कर चला गया। ये मैं समझ नहीं, बहुत तौबसी समझती है खुद को, इसने सोचा था, मगर मैं क्यों इस इल मैनर्ड लड़की को सोच रहा हूँ। इसने अपने ख्यालात छटक दिए। अगले चंद दिन वो बहुत मसरूफ़ रहा। रहमान कादिर के केस ने इसे हकीकतन बहुत टेंस कर दिया। माफिया ग्रुप का अहम तरीन करिंदा था, मगर बहुत मार खाने के बाद भी ज़ुबान खोलने पर आमादा नहीं हो रहा था। इसके खिलाफ
सबूत और शवाहिद इकट्ठे करते हुए खुद से भी लापरवाह हो गया। आखिरकार जब अदालत ने इसे 10 साल कैद बामशक्कत की सज़ा सुनाई तो इसे अपने अहम तरीन फ़र्ज़ की अदायगी पर वो बेहतरा खुश था। इस रात इसने सबीला और नादिया बेगम को पीसी में डिनर करवाया था और फिर काफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ होते इसने चौथी बार इसे पीसी के हाल में आदिल के साथ डिनर करते देखा। अम्मी देखें कितनी खूबसूरत लड़की है, मगर इसका हस्बैंड। सबीला ने इशारे से नादिया बेगम से कहा तो वो रुख मोड़कर इसे देखने लगी। पहलुए हूर में लंगूर है ना, माशाल्लाह। इनके लबों से बेसाख्ता निकला। वो इसका हस्बैंड नहीं है, वो यूं ही कह गया। आप जानते हैं ना, प्लीज़ भाई मुझे मुतारफ़ करवाए ना, कितनी ब्यूटीफुल लड़की है। बाय गॉड, मैंने पहली बार इतना मुकम्मल हुस्न देखा। मेरी भाभी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। क्यों भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसने कतियत से कहा तो वो चौंक कर इसे देखने लगा। क्यों भाई, इतनी प्यारी तो है। ख़त्म होगी तुम्हारी कॉफ़ी? अम्मी आप और लेंगी? उसका सवाल गोल कर गया। अम्मी मैं इसका नाम पता पूछ कर आती हूँ, वो सबीला बचकानेपन से बोली। किसका? नादिया बेगम इसी को देख रही थी। अम्मी प्लीज़ सबीला, डोंट बी सिली। क्या इससे पहले खूबसूरत लड़कियाँ कभी नहीं देखी? किस कदर ऑकवर्ड लग रही हो, वो नागवारी से टोक के। देखी है बहुत ज़्यादा, मगर इतनी खूबसूरती मैंने कभी नहीं देखी। रियली मॉम का मुजस्मा लग रही है। उफ़, हंसते हुए डिम्पल भी पड़ते हैं। आप लोग प्लीज़ खिलाड़ी में चलकर बैठे, मैं बिल पे करके आता हूँ। नाचारी से उठना ही पड़ा। नादिया बेगम तो फ़ौरन उठ गई। सबीला का मुंह बन गया। क्या है भाई, बहुत बोरिंग है आप। खूबसूरत लड़कियों के अते पते तो लेने ही चाहिए ना। जाओ ले लो, ले आओ अता पता, अगर बेइज्जती करवाने का इतना शौक है तो शौक से जाओ। वो रिसेप्शन की तरफ बढ़ा तो सबीला मायूसी से सर हिलाती नादिया बेगम के पीछे हो गई। अल्लाह मियाँ से मेरी भाभी बना दे। गिलास डोर पार करते इसने मासूमियत से दुआ मांगी। अजलानी से देख कर रह गया। तुम्हारी ये दुआ कभी नहीं पूरी हो सकती। क्यों क्यों? क्योंकि मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। ओ भाई, इसका मतलब आप इसे जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ, इतना कि इसका नाम तक नहीं पता। मगर यार तुम इसको घूरना बंद करो, वो हमें देख रही है। अजलान इसका हाथ खींच कर ले गया। एक लड़की होने के बावजूद भी इसे हद दर्जा इम्प्रेस हो गई थी तो मरगला का डोर खोलते हुए एक बार फिर पलट कर देख रही थी। अगले कई दिन इसे याली फंदी की मद्दा सुराई सुननी पड़ी। सबीला तो इस पर जी जान से लट्टू होगी। नादिया बेगम को भी अच्छी ज़रूर लगी, मगर इतनी भी नहीं कि इसे बहू बनाने के बारे में सोचती। दर हकीकत इन्हें याली फंदी की स्लीवलेस शर्ट और टाइट जीन्स वाला मगरबी लिबास पसंद नहीं है। वो सादर घरेलू सी खातून थी। सबीला के ख्याल में ने लड़की की बेबाकी नागवार गुजरी थी, इसलिए उन्होंने भाभी वाले मौजू पर कोई राय नहीं दी। फिर भी वो इनकी राय जानने पर मुसर थी। अम्मी से देखकर ही लग रहा है कि वो हाई सोसाइटी से बिलोंग करती है, और हाई सोसाइटी में तो इस किस्म की ड्रेसिंग आम सी बात है। सबीला तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें इन मामलात के इलम नहीं। शादी ब्याह करना कोई बच्चों का खेल नहीं। सिर्फ लड़की पसंद कर लेने से बात नहीं बन जाती। सो मामला देखने पड़ते हैं। इसका ख़ानदान, हसब नसब, तौर तरीके सब कुछ देखना पड़ता है। आखिर इन्होंने डपट ही दिया। सबीला की शक्ल देखने वाली थी। तुम किसी भी राह चलती लड़की को भाभी बना लोगी। खूबसूरती की अहमियत अपनी जगह, सिर्फ एक नज़र देख लेने से ये नाजुक मामलात में तय नहीं पाते। और फिर अजलानी से नापसंद कर चुका तो तुम बचकाना जिद मत करो। अम्मी आप तो बस मेरी फ्रेंड्स, और पूरे गाँव में हमारी भाभी जैसा कोई नहीं होगा। बस तुम्हारी सोच इतनी है। इन्हें हंसी आ गई। अम्मी ठीक कह रही है बेला, तुम तो इतनी बेचैन हो रही है जैसे वो भूरे बालों वाली मगरूर हसीना मुझे ना मिली तो मैं कवारा रह जाऊँगा। अजलान बालों को तौली से रगड़ता वहीं चला। अल्लाह ना करे भाई, बस वो लड़की मेरे जहन पर सवार होकर रह गई। अगर आप लोग नहीं चाहते तो ना सी। ऐसी बात नहीं गुड़िया, तुम्हारी भाभी इस लड़की से भी ज़्यादा खूबसूरत होगी, तुम देख लेना। अजलान ने इसके शाने पर बाजू फैलाकर कहा तो मुस्कुरा दी। मगर मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की इससे ज़्यादा भी खूबसूरत हो सकती है। फिर वही बात, तुम नहीं सुधर सकती। अब की बार तीनों हंसती। एड्डा भी की है हुसनेगा, एड्डी भी केड़ी हुसंदी मलका वेख ली। बीबी हादी हो गई। अवाइल मार्च के नौखेज़ बहार जैसे शाम अपने सुनहरी पर चारों ओर फैला चुकी थी। मुटियाले आसमान पर इक्का दुक्का तैरते सफ़ेद बादल हवाओं के संग आँख मचोली खेलने लगे थे। सबा के एक झोंके ने खिलखिलाते हुए इसके मुंतशिर बाल मज़ीद बिखेर दिए। इसके गुलाबी लबों पर मुस्कान बिखरती चली गई। शाह हाउस इस वक्त मध्यम से अंधेरे में डूबा हुआ था। लॉन में तायराना निगाह डाल के इसने पर्दा सरका दिया और सामने लगी वॉल क्लॉक पर निगाह दौड़ाकर सेलफोन साइड टेबल पर डाल दिया। शहरी ने सिर्फ ज़ैनब मार्केट में पहुंचने का कहा था। अपनी ज़्यादातर शॉपिंग इसी के साथ करता था, क्योंकि अजलान शाह की चॉइस वाकई लाजवाब होती थी। और आते से स्पेशली अपना वेडिंग ड्रेस चॉइस करना था। वो कुछ देर कबल ही सोकर उठा था। शहरी ने कॉल की तो उसे अपना हद याद आ गया। कल रात इसने 7 बजे तक का वादा किया था। इसे कॉटन का कैमल ब्राउन सूट कदरे पुरशिकन हो गया था। इसने वाइट कॉटन का शलवार सूट चेंज किया और वॉलेट उठाकर लाउंज में चलाया। सबीला और नादी बेगम कल से गाँव की उम्मीद थी। घर पर इस वक्त इसके सिवा कोई नहीं था। मेन डोर लॉक करके वो पार्किंग लॉट में आया तो इसकी मरगला गायब थी। वो गाड़ी तो फैसल के पास है। मानी से याद है कि गाड़ी कल से वर्कशॉप में सरकारी जीप को कभी कभार इस्तेमाल करता था। कुछ सोच को पैदल निकला है। वैसे इतने सोफिस्टिकेटेड और ईमानदार किस्म के पुलिस वाले मुझे लगता है सिर्फ नावलों ही होते हैं। टैक्सी हायर कर लेता हूँ। वो शहज़ादा था, शाह मजाज नहीं। मगर इत्तेफाक से स्टैंड पर इस वक्त कोई टैक्सी भी नज़र नहीं आ रही थी। लगता है आज बस की सैर हो जाएगी। कॉटन के कलफ लगे सफ़ेद कपड़ों को कीचड़ से बचाता हुआ बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा। गुज़िश्ता दिनों बारिश की वजह से शहर की जो हालत हुई थी वो अब तक सुधरी नहीं थी। बल्दिया वालों पर कफ अफसोस मलते हुए पुरतासिफ नज़रों से तालाब का मंजर पेश करते सड़कों और गलियों को देख रहा था। दफ्तर एक लैंड क्रूज़र फुल स्पीड में इसके पास से गुजर रही और नतीजतन इसके सफ़ेद कपड़ों पर कीचड़ ने जो नक्शो नगार बनाए वो काबिल दी थे। ओ शिट! बेहद इश्तियाल के आलम इसने कदरे दूर होती लैंड क्रूज़र के ड्राइवर को कोसा। इसी पल वो रिवर्स हुई। सॉरी मिस्टर।
स्याह शीशा नीचे हुआ और इसमें से झांकते गुलाब चेहरे ने सही मानों में से ठटका दिया। ब्लैक गॉगल से सजी इसकी हेजल ग्रीन आंखों का तमस्करी से ना नजर आते हुए महसूस हो गया था। व्हाट अ नॉनसेंस! वो चिंगाड़ा, मगर वो इसके तैश को खाते में लाए बगैर गाड़ी भगा कर लेके एक बार फिर गंदे छींटों ने इसका स्वागत किया। वो अपने घर से 15 मिनट दूर आ चुका था। 15 मिनट की पैदल वॉक में एसपीएस लांशा को कितनी मुसीका केस और इस्तेजाबिया नजरों का सामना करना पड़ा, वो भूल चुका था। याद था तो इस शोला जवाला का गुलाबी चेहरा जिसने अपनी खुद साख्ता इंसल्ट का बदला लेने के लिए इंतहाई घटिया तरीका इख्तियार किया था। सिर्फ चंद रोज़ कबल की तो बात थी। वो इस रोज़ कांस्टेबल इशफाक अहमद की आदत के लिए आगा खान अस्पताल के शोबा हादसात में आया था। चंद मिनट कबल इसे इसके एक्सीडेंट की इत्तला मिली थी। इसकी बाइक को किसी लैंड क्रूजर ने टक्कर मार दी थी जिसे खातून ड्राइव कर रही थी। वही खातून अब इसे अस्पताल एडमिट करवा चुकी थी। आगा खान का नाम सुनते ही इसे किसी अपर क्लास की मैम का ख्याल आया, मगर रिसेप्शन पर मौजूद येलो स्लीवलेस टॉप और ब्लैक जीन्स में मलबूस इस 18-19 साल दोशीज़ा ने इसे एक पल के लिए हैरान जरूर किया। वो वहाँ ड्यूज क्लियर करवा रही थी। मिस्टर इशफाक अहमद के पेशेंट एक्सीडेंट केस है। रिसेप्शनिस्ट के किसी सवाल का जवाब देते हुए बेनियारी से बबल गम चबा रही थी। अजलान शाह इशफाक का नाम सुनकर इसकी तरफ मतवज्जा गया। क्या आप वही खातून है जिनकी रैश ड्राइविंग की वजह से इशफाक का एक्सीडेंट हुआ? आपकी तारीफ़। इसकी सभी पेशानी पर बल पड़ गया। वो इस पर कतई अजनबी थी। मुझे एसपी अजलान शाह कहते हैं। वो इस वक्त घरेलू हुलिये में था और इसे तारुफ करवाना पड़ा। अब की बार वो कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गई। एक्सक्यूज़ मी मैम। वो सूरत से आगे बढ़ा। आप कहाँ जा रही हैं? मेरा काम ख़त्म हो चुका है। मेरा मतलब मैं पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ करवा चुकी हूँ, बल्कि इसके तमाम ड्यूज़ भी क्लियर करवा चुकी हूँ। फिर भी अगर मज़ीद अमाउंट की ज़रूरत महसूस हो तो मेरा कार्ड रख लीजिए। वॉलेट से सफ़ेद रंग का विजिटिंग कार्ड इसकी तरफ बढ़ाती वो रईसज़ादी से मुश्तिल करके। बात अमाउंट की नहीं है मैम, आप अपनी अमानत का रोप खुद तक महदूद रखें तो बेहतर होगा। कानूनी नुक्ता निगाह से आप एक जुर्म की मुर्तकिब हुई हैं, इसकी सज़ा आपको बहरहाल मिलेगी। ये कार्ड रख लीजिए, ज़मानत के काम आएगा। फ़िलहाल आप एक्सक्यूज़ मी मिस्टर XYZ। इसने हाथ उठाया। आप SP हैं या DSP? आई डैम केयर। आपको शहर में चंद लोग जानते हो कि मेरे बाबा को पूरा शहर जानता है। मैं याले अफंदी हूँ। हशाम अफंदी का नाम तो सुना होगा आपने। हशाम अफंदी। इसने लब भेज कर इसका नाम दोहराया। हशाम अफंदी को कौन नहीं जानता। एक नाम तंजीम का रूह रवां और बासर हल्का हबाब रखता था। दर पर्दा वो क्या था, ये SP अजलान शाह जैसे लोग ही जानते थे। वो हाई हील की टुक टुक बजाती इसके सामने से जा चुकी थी, मगर अजलान शाह ने उम्र भर के लिए माजूर हो जाने वाले इशफाक अहमद की दरख्वास्त पर इसे अदालत आने पर मजबूर कर दिया था। बेशक वो बड़े बाप की बेटी थी, मगर अजलान शाह पुलिस डिपार्टमेंट के इन गिने चुने लोगों में से था जिनकी नज़र में मुजरिम फ़कत मुजरिम होता है। हशाम अफंदी को इस केस की वजह से कितनी खिफ़्फ़त और नदामत का सामना करना पड़ा, ये अलग दास्तान थी, मगर याले अफंदी को अपनी दानिश में से सबक ज़रूर चखा चुका था। इसी सबक का बदला लेने की खातिर वो इसे सरेआम तमाशा बना गई। देख लूँगा तुम्हें भी। मेन डोर पूरी कुव्वत से बंद करते हुए वो खोलते दिमाग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। सबीला इसकी इकलौती बहन खासी बातूनी और हल्ले गुल्ले की शौकीन थी। घर में इसी के दम से रौनक थी। वो नहीं सभी कहते थे। नादिया बेगम कमगोर ज़रूर थी, मगर पिछले 2 दिनों से वो दोनों इतनी खामोश और गुमसुम नजर आ रही थी कि वो महसूस किए बिना न रह सका। क्या बात है बेला, तुम्हारी ज़ुबान कहाँ गई है भी या वहीं गाँव में छोड़ आई? इसके हाथ से चाय का कप लेते हुए शौकी से कह रहा था, मगर मुस्कुराई तक नहीं। भाई कितना शौक था मुझे इकलौती भाभी लाने का, आपके लिए भाभी तलाश करने का। कितने महीनों से मैं कितनी लड़के चुपके चुपके पसंद कर चुकी हूँ आपके लिए। क्या आपके वो धूप से सोफे पर बैठते हुए खफा लहजे में बोली तो वो चौंक कर इसे देखने लगा। और होटल वाली तो अब क्या हुआ? इस शौक को बाखुदा मैंने तुम्हारे पीछे से कोई लड़की पसंद नहीं की। आप क्या पसंद करेंगे? आपका तो निकाह हो चुका बचपन में। हैं व्हाट? चॉइस के हाथों से चला गई। ये मजाक है तो इंतहाई फजूल। इतनी सीरियस बात में मैं आपसे मजाक में कहूँगी? इसका अपना मूड ऑफ था। मेरा निकाह हो चुका है बचपन में, मगर किससे? तुम्हें किसने बताया? शाहजी ने। और किसने? अम्मी को भी पता है। दादों ने अपनी ज़िंदगी में आपका निकाह अपनी पोती से कर दिया था। इस वक्त आप इतने से थे, 8 साल के। व्हाट? ये तुम इतनी फिल्मी स्टोरी कहाँ से सुनकर आ गई हो? अम्मी कहाँ है? इसे यकीन नहीं आया। चल भाई पुत्र, तेरा तो काम मुक गया। अम्मी नहा रही हैं। वो दिल से इस रिश्ते पर खुश नहीं थी, मगर दादों की वजह से इन्होंने आपका निकाह कर दिया। मगर शाहजी के कोई और भाई भी हैं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। शाहजाद भाई हैं, इकलौते और लाडले बेटे थे। अपने माँ बाप के मैट्रिक के बाद गाँव से कराची चले गए। वहाँ गलत दोस्तों की सोबत इन्हें गए कि उन्हें कामों में लगा दिया। दादों को अपने लाडले बेटे के बिगड़ जाने का बहुत काम था। इतना कि इन्हें कैंसर हो गया। वो ज़िंदगी में एक बार ही दोबारा गाँव आए थे। इस वक्त इनके साथ इनकी 4 साल बेटी भी थी। दादा ने अपनी आखिरी ख्वाहिश का कहकर शाहजी और इन्हें इस निकाह के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि शाहजी भी ऐसा नहीं चाहते थे। इसके बाद वो लोग कभी गाँव नहीं आए। अम्मी की ज़हन से भी ये बात महव हो चुकी थी, मगर इस बार शाहजी ने बताया कि 18 सालों बाद इनके भाई का इनके लिए फ़ोन आया था कि अपनी अमानत आकर ले जाओ। वो जैसे भी एक अच्छे इंसान बहरहाल नहीं है। इनकी बेटी भी इन्हीं जैसी होगी। सबीला की दास्तान अमीर हमजा सुनते हुए गहरी सोच में गुम हो चुका था। अब आप क्या करेंगे भाई? पता नहीं। खाली कप टेबल पर रखकर वो अपने कमरे में चला गया। बहुत अजीब फीलिंग्स हो रही थी दिल की। 18 साल से कोई शख्स आपसे मंसूब और आपको खबर भी ना हो, कितना अजीब लगता है। हम सफ़र की ख्वाहिश हर इंसान के मन में पनपती है। इसके जहन में भी शरीके सफ़र के तौर पर एक हसीन पैकर सदियों से बस रहा था। एक कमगो नाजुक और शर्मीली सी मशरकी बीवी।
वो कितनी देर तक अपने जहन में अपनी हमसफ़र का ख्याली पैकेट तराशता रहा था। इसे सुनकर शौक नहीं लगा कि इसका निकाह नासमझी में कर दिया, बल्कि अचानक मिलने वाली खबर ने चौंकाया था। पुत्र जिहड़ा दा पैकेट तू सवार तराशिया है ना, उदा ने तो तेन बिल्कुल ही अपोजिट मिलना। वो हमेशा से बहुत आर्टिस्टिक माइंड शख्स रहा था, मगर अब यहाँ अपने कमरे में लेटे हुए भी अंदाज़ा लगा सकता था कि इसकी बीवी कैसी होगी। एक मुजरिम की बीवी कैसी हो सकती है भला? वो सोच सोच कर परेशान हो रहा था। एक मुजरिम की बेटी बीवी नहीं, लीजिए हौसला होश था। बस माँ सदके ही जावे बेचारे। अजलान शाह थे SP साहब तो गए ने। शाह जी, आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मेरी मनगुआ कोई आम सी लड़की होती तो मैं आसानी से कबूल भी कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी किसी से कमिटमेंट नहीं है और शादी तो मुझे करनी है। शादी 2 रोज़ बाद इसकी राय जानने आए थे और वो 2 दिनों तक वो हज़ारों राय बदल चुका था। कभी सोचता कि हो सकता है वो बहुत अच्छी हो, अपने बाप की करतूतों से लाइल्म, इस बात से बेखबर कि इसका बाप एक करप्ट और बुरा इंसान है। कभी ख्याल आता कि अपने बाप जैसी ही ना हो, निडर, बेबाक और शफाक। चाची मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर थी बेटा, और दर हकीकत तो वो मुझसे मेरी ज़िंदगी तलब करती तो मैं इनकार ना करता। इनके बहुत एहसान है मेरी ज़ात पर, और शामी तो मेरी जिन जान था। बहुत प्यारा था वो शख्स मुझे। गलत दोस्तों ने इसे ख़राब कर दिया, वो खुद ऐसा नहीं था। हशाम शाह जी को बीते वक्त की याद ने अज़ुरता कर दिया। चंद ही महीने हुए थे हशाम को कराची के, और इनके जानने वालों ने इतला दी कि हशाम तकरीबकारी के जुर्म में पुलिस कस्टडी में। आगा जी फ़ौरन कराची चले गए। नसीमा का रो रो कर बुरा हाल था। परेशान तो वो भी बहुत था, मगर इस वक्त चाची को हौसला देने के लिए इसका खुद पर जब्त करना पड़ रहा था। वो शरपसंद अनासर के हत्या लग गया था। बम धमाके कराने के जुर्म में से 6 साल की कैद हो गई। आगा जी से मिलकर बेहद मायूस हुए, क्योंकि वो अक्सर बदल चुका था। वो हशमानी का नमक हलाल बन चुका था, इसलिए इसने अपने बाप को वापस भेज दिया। अरशद के साथ मिलकर अपनी तंजीम का अहम तरीन कारकुन बन चुका था। गो के चंद महीने गुजरने के बाद वो जेल से रहा भी हो गया, मगर पहले वाला हशाम तो इसके अंदर ही मर गया था। गैर कानूनी काम और हीरोइन स्मगलिंग के जुर्म में 12 ज़मानत पर रहा हुआ था। फिर सब ने इससे रब्ता ख़त्म कर लिया। आगा जी के लिए मर चुका था। नसीमा ने अपनी तमाम तर मोहब्बत मोहसिन के लिए वक्फ कर दी। वही था जिसने मुश्किल वक्त में इन दोनों को संभाला भी दिया और हौसला भी। शादी जो शाम की मंगेतर थी, इसने मजबूरन जफ़र के साथ निकाह किया, तो इसका पूरा आंगन आंसुओं से भर गया था। नादिया इसी की बहन थी, जिसे नसीमा ने बाद में मोहसिन शाह की दुल्हन बना दी। नसीमा इस वक्त अपनी बीमारी से लड़ कर रही थी जब इसके बेहद इसरार पर वो अपनी ज़िंदगी में आखिरी बार गाँव आया। वह आशमानी की बेटी के साथ शादी कर चुका था, जिससे इसकी एक इंतहाई खूबसूरत बेटी थी। डिलीवरी के मौके पर इसकी बीवी इसे दागे मफारकत दे गई, और कितना तो इसे बीवी से कोई खास ज़रूरत भी नहीं थी। हाँ, अपनी बेटी से वो टूट कर मोहब्बत करता था, यानी चंद दिनों में पता चल चुका था। और जब नसीमा ने अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया, तो वो कितनी देर तक असलान को सामने बिठाकर अपनी बेटी का इससे मुआवजा करता रहा। ए मास्टर, मेरी बेटी बहुत नाजुक मजाज है, तो उसका अच्छी तरह ख्याल रखेगा ना? अपनी बेटी की बलाई लेते हुए 8 साल भतीजे से पूछा था, जो ज़ोर ज़ोर से इस बात में सर लाया था। इसे नाजुक गुड़िया बहुत पसंद आई थी। जी अंकल, क्या आप इस गुड़िया को मेरे पास छोड़कर जा रहे? छोड़ जाऊँ? इस लम्हे इसके चेहरे पर इस कदर शफकत थी कि मौसन शाह इसका हर जुर्म भूल गया। हाँ अंकल, मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगा। इसे अच्छी वाली चॉकलेट भी खिलाऊँगा। क्यों गुड़िया, तुम मेरे साथ रहोगी ना? इसने झुककर बहुत इश्तियाक से मुँह बसोड़ती गुड़िया से पूछा। नहीं, तुम गंदे हो। इसने नफूस से इसे पीछे धकेला। बाबा चले ना यहाँ से। लो भाई, मेरी बेटी को तो तुम पसंद नहीं है, वो मुस्कुराते हुए बोला। कोई बात नहीं अंकल, वैसे भी इसने मेरी ट्रॉफीज़ नहीं देखी ना, मुझे रोज़ गुड स्टार्स मिलते हैं कॉपी में। लास्ट टाइम मैं रेस में भी फर्स्ट आया था। और मैं तुम्हें अपनी ट्रॉफीज़ दिखाऊं? इसने इसका नन्हा सा हाथ थामा। नहीं जी, मुझे नहीं देखनी। इसने हाथ छुड़ा लिया और फिर गुड़िया की नापसंदीदगी के बावजूद इन दोनों का निकाह हो गया था। मैं मानता हूँ मैंने अम्मा और आगा जी को बहुत दुख दिया ज़िंदगी में, लेकिन मैं अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं देख सकता। राजा, तुझ पर तो मुझे यकीन है कि तू कभी मेरी बेटी को दुखी नहीं होने देगा, मगर तेरा बेटा मुझे नीलम के बड़ा होकर इसकी क्या राय होगी? वो खुद मेरी बेटी क्या चाहेगी? मगर मैं अम्मा से की अहद को आखिरी दम तक निभाना चाहता हूँ। तू बहुत अच्छा राजा, तूने मेरी कमी पूरी कर दी। तूने अम्मा और आगा जी को मेरी कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू हमेशा मेरी बेटी को सुखी रखेगा। जो काम मैं करता हूँ इसमें ज़िंदगी और मौत का एतबार नहीं होता, इसलिए मैं आज से अपनी बेटी को तेरी अमानत समझूंगा, और जब भी मुझे लगे कि अब मैं तेरी अमानत संभालने के काबिल नहीं रहा, इसी रोज़ तुझे आवाज़ दे लूँगा। रुखसत होने से कबल वनाम आंखों से कह रहा था, और मोहसिन शाह ने इसी वक्त इससे अहद मान लिया था। 18 साल गुजर गए थे इसमें बात को। 18 साल बाद इसने सदा दी थी। बेक वक्त कई बीमारियों इस पर हमलावर थी। वो शुगर, ब्लड प्रेशर का मरीज़ तो था ही, अब हेपेटाइटिस C भी हो गया था बकौल इसके। अपने गुनाहों के बोझ की वजह से मेरा बदन छलनी हो गया राजा। पुलिस मुझे अरेस्ट करने के लिए बेचैन है। मेरे साथ हशमानी साहब का साथ ना होता, तब तक अरशद की तरह किसी की गोली का निशाना बन चुका था। अरशद का बेटा आदिल मेरी बेटी से शादी करना चाहता। वो हमारे नक्शे कदम पर चल रहा है। हमारी तरह वतन और कौम का दुश्मन है, मगर मैं अपनी बेटी का मुस्तकबिल तारीख नहीं करना चाहता। और इतना तो मुझे यकीन है कि तेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा अफसर होगा। वैसे क्या करता है वो? और जाने कि वो इसे बता ना सका पुलिस ऑफिसर है। हाँ, बहुत बड़ा अफसर है मेरा बेटा। तो फिक्र न कर, मैं बहुत जल्द बारात लेकर तेरे घर आऊँगा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है राजा। वो थके राजा बोला। क्यों? आखिर क्यों ज़रूरत नहीं है इसकी? आदिल अपने बाप की तरह बहुत ज़िद्दी और जज्बाती। वो कई बार मुझसे याले के लिए कह चुका है। तेरे वगैरह लानती तो नाल फिर यही खुशी होंदा, दूजा ने घर जाने नाले अपने घर सुखी तो नहीं ना रहंदे उन्हां दे। याले नाम है मेरी बेटी का।
हाँ याले, इसकी माँ को यही नाम पसंद था। खैर तो मेरी बात सुन, मैं बहुत खामोशी से अपनी बेटी को विदा करना चाहता हूँ। मेरी बहुत दुश्मनियाँ चल रही हैं यहाँ, बहुत से लोग मेरे साथ मेरी बेटी के भी दुश्मन हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी रुखसती बहुत खामोशी से हो। याले को मैंने अभी तक नहीं बताया, वो उल्टे दिमाग के शोर मचा देगी। तो फिर रुखसती कैसे होगी? वो हैरानी तो रह गया। इसका हल मैं तुझे बताता हूँ। हल तो इसे भी काबिल कबूल लगा, मगर पहले अरसलान को हमनवा करना चाहता था, इस सिलसिले में इसलिए आज शहर आया था। वो शामी की बेटी तो है, मगर मुझे यकीन है कि इससे बेहद मुख्तलिफ होगी। शामी नाम इनका? हशाम। हशाम? वो ठिठका। हशाम हसन अफंदी? व्हाट? आसमान एक बार फिर इसके सर पर आ गिरा। हशाम हसन अफंदी? वो शख्स जिसके खिलाफ सबूत तलाश करते मैंने दिन रात एक किया, और इसकी बेटी शादी? इसकी बेटी? इम्पॉसिबल शादी, मैं इस लड़की से शादी हरगिज़ नहीं कर सकता। क्या तुम मिल चुके इससे? इन्होंने पूछा। मुख्तसरन तफसीलात बताता गया। वो एक बेहद ज़िद्दी, बदमजाज और मगरूर लड़की है, बहुत घमंड है इसे अपनी ज़ात, अपनी शनाख्त में। माई फुट। मगर बेटा, वो परेशानी में घबरा गया इसका रद्द-ए-अमल देखकर। अगर मगर कुछ नहीं शाहजी, वो लड़की किसी तौर पर भी मेरी लाइफ पार्टनर बनने के लायक नहीं। वो कतई लहजे में बोला। शाहजी खामोशी से अपने बेटे को देखते रह गए। सनम नाइट क्लब के मतलब शिकायतों से मुतअद्दिद रोज़ से मसूल होती और आज ऊपर से पुलिस रेड का ऑर्डर मसूल होते इसने हाई अलर्ट कर दी थी। चल पुत्र, तू हाई अलर्ट लाई जा, फिर तेने उथे लब जानी हो। क्लब का अंदरूनी माहौल आम क्लब जैसा ही था। पुलिस रेड का शोर मचते बीसीएम, मंचले, म्यूजिशियन, बार मैनेजर इधर उधर रूपोश हो गए। बहुत सौ को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया, जिसमें याले फंदी भी शामिल थी। इसका याले फंदी से क्या रिश्ता था, इस बात ने इसे बेहद नदामत और अजियत से दो चार किया। एसपी असलान शाह की मनकूहा नाइट क्लब में ड्रिंक करते हुए अरेस्ट कर ली गई। सुर्खी अगर अखबार की जीनत बन जाती तो, क्योंकि किसी को भी इनके रिश्ते की बाबत मालूम नहीं था, मगर वो खुद तो जानता था ना। वो खुद तो इस खबर को इसी अंदाज में पढ़ता। वो सिर्फ हशाम फंदी की बेटी नहीं, इसकी बीवी भी थी। सिर्फ अपनी इज्जत पर हर्फ आने के डर से इसने याले फंदी को अपनी जीप की तरफ धकेल दिया। वो नशे में धुतती से तो खबर भी नहीं थी वो कहाँ जा रही है और किसके साथ है। जब तक वो कानूनी कार्रवाइयों से फारिग हो, वो इसकी जीप में ही सोती रही थी। ड्यूटी ऑफ होने के बाद वो गाड़ी की तरफ आया तो वो फ्रंट सीट पर ढलकी हुई थी। स्ट्रीट पोल की रोशनी में इसका कामनी बदन इसे सरापा से बदहवास कर गया, और वो जो कल तक इसे सख्त मुतनफ़र था, एक कमज़ोर लम्हे की गिरफ्त में आकर अपना फैसला बदल चुका था। इसके ज़हन में इस वक्त सिर्फ यही बात थी कि वो इसकी बीवी है, शरई और कानूनी मनकूहा। चल है पुत्र, भुगत हूँ हारे तो सिर्फ मोटे की आवाज़ खादा। अभी देखो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इस वजह से अपनी अबाई हवेली ले आए। ये हवेली इसके दादा की मलकियत थी। वो लोग कभी कभार यहाँ आते थे। पहले शाहजी की रहायश यहीं थी, मगर बाद में अपनी ज़मीनों पर बने डेरे पर शिफ्ट हो गए। नादिया बेगम बच्चों की आला तालीम की गर्ज से शहर अपने भाई के घर आ गई। बाद ने अपना फ्लैट ले लिया। शाहजी को शहर के लोग और मसनूई दुनिया पसंद नहीं थी, इसलिए बहुत कम यहाँ आते थे। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि उम्र के बुढ़ापे में जाके अम्मा जी कितने चली जाती थी, अब्बा जी कितने चले जाते, दोनों वखरे वखरे होकर रह जाते। सिर्फ चंद दिन पहले वो किसी ज़रूरी काम से हवेली आया था। यहाँ चंद दिन क़याम भी किया था, इसलिए इसके जहन में इस वक्त सबसे महफूज पनाहगाह हवेली थी। हवेली के अतराफ़ में बादी कदर दूर थी। वो इस रात वहीं रुका था और दूसरे रोज़ दो मुलाजमों को वहाँ छोड़ दिया। फ़ारूक अहमद इशफाक अहमद का भाई और काबिल एतमाद शख्स था, इसलिए इसने इसे यहाँ छोड़ दिया। वो इसके बारे में जो भी सोचती है या जिस किस्म के ख्याल रखती है, इसे कतई नज़र अपने सोचने का अंदाज़ बदल चुका था। इन चंद दिनों में इतना तो जान ही गया था कि आले फंदी इसके लिए इस कदर अहम हो चुकी है कि इससे जुदाई का अमल दिल मुब्तला को नागवार गुजरेगा। वो इसे हवेली में ले आया किसी के इल्म में लाए बगैर। वहीं दोनों हशाम हसन अफंदी के खिलाफ सबूत और शवाहिद जमा करने में मसरूफ़ था, इसलिए हवेली आने का मौका भी कम ही मिलता। तीसरे दिन से हशाम अफंदी ने कॉल की। वैसे फ़ौरी मिलना चाहता था। वो जानना तो नहीं चाहता था, मगर किसी मसनद सबूत के पेश नज़र इसके घर में चलाया। ताहम इसकी बदनसीबी थी हशाम हसन के इसके घर में दाखिल होते इसका बीपी शूट करके उसे फ़ौरी हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। इसके कारिंदे मुलाजिम भाग दौड़ में मसरूफ़ थे और खामोशी से घर का जायज़ा लेता रहा। याले फंदी के बेडरूम में दाखिल होने से कबल इसे मालूम नहीं था कि ये याले का बेडरूम है, मगर सामने जहादी साइड बैठ के एन ऊपर लगे पोर्ट्रेट ने इसे बता दिया कि इसका बेडरूम है। कमरे में बेशतर जगह इसकी तस्वीर लगी थी, मगर इसकी निगाह रैक पर रखे एक छोटे फ्रेम पर जा रुकी। अपनी ज़िंदगी में पहला जुर्म करते हुए इसने वो तस्वीर फ्रेम से निकाल कर अपने वॉलेट में रखी और इतनी खामोशी से वहाँ से चला जितनी खामोशी से किया था। चलो, मुंडा चोर भी बन गया जब पुलिस वाले तो। आज वो अपनी ज़ाती मरकला में हवेली आया था। इसे कुछ देर कबल फ़ारूक ने कॉल की थी कि इसे एमरजेंसी पर अपने घर जाना पड़ रहा है, इसलिए वो यहाँ आ जाए। चौकीदार गेट पर ऊँग रहा था। इसने हॉर्न दिया तो हड़बड़ा कर उठा। भी भाग कर गेट खोलते हुए इसकी नींद उठ चुकी थी। ये तुम ड्यूटी कर रहे हो? इसने नादम खड़े खान से दृष्टि से पूछा तो इसका सर मजीद झुक गया। अगर नींद आ रही है तो अंदर जाकर सोचो, आज मैं यहीं हूँ। कैप उतार कर डैशबोर्ड से इस फाइल उठाते हुए इसने इसकी सुर्ख आंखों को देख कर कहा तो बस बात में सर हिलाकर अपने क्वार्टर में चला गया। हवेली में मामूल की खामोशी थी, महज इसके भारी बूटों की दमक सुनाई दे रही थी। कमरे का लॉक खोलते हुए इसे ख्याल है कि आज फिर वो अचानक हमला न कर दे, इसलिए कदरे देर बाद अंदर दाखिल हुआ। कमरे की लाइट्स और पंखे फुल स्पीड में चल रहे थे और बेड पर बेफिक्र अंदाज में महव इस्तराहत थी। नम बाल इसके चेहरे पर बिखरे थे और एक हाथ आंखों पर धरा था। एक गहरी निगाह इस पर डालते हुए इसने अलमारी के पट खोलकर एक शलवार सूट बाहर निकाला। नजर दोबारा भटकी, रास्ता भूल गई। इसके चेहरे से बाहर हटाते हुए इसके लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट बिखरी थी।
मगर बेलगाम होते जज्बों को काबू करते हुए वॉशरूम में घुस के फिर शावर लेकर निकला तो अभी भी साबका पोजीशन में लेटी हुई थी। वाकई हशाम हसन की बेटी को इतना निडर और बेखौफ होना चाहिए। कमाल है, कैद तन्हाई में भी इतनी पुरसकून नहीं। गीले हाथ इसके चेहरे पर छटक कर पलटना चाहता था, इसी पल इसकी आंख खुल गई। तुम? वो तीर की तरह उठी मगर इसे महबीब से अपनी तरफ तख्ता पाकर ठिठक गई। क्या चाहते हो तुम? वो रुख में बदल गई। बता दूँ? इसका मुँह खासा खुशगवार था। देखो मैं तंग आ गई हूँ यहाँ पड़े पड़े। तुम्हें किसी मकसद की खातिर मुझे किडनैप किया होगा। प्लीज़ मुझे बताओ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसका लहजा मुल्तजी हो गया। कहाँ? खासा हमकाना सवाल था। कहाँ? अपने घर? और कहाँ? वो इसे घूरने लगी। और अगर मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहूँ तो जाओगी? व्हाट? तुम्हारे घर में? मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊँगी? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तो ठीक है फिर यहीं रहो। वो तौलिए से बाहर रगड़ने लगा। अज़लान शाह तुम पागल हो गए, प्लीज़ मुझे जाने दो वरना मैं भी पागल हो जाऊँगी। अच्छा ये तस्वीर देखो। इसने फ्रेमशुदा तस्वीर इसकी तरफ बढ़ाई। पहचानती हूँ इन चेहरों को? नहीं, मगर एक ऐसी तस्वीर मैंने बाबा की स्टडी में भी देखी कि ये वही तस्वीर है। वो अब तस्वीर को गौर से देख रही थी। ये तुम हो। इसने एक छोटी सी गुपलू सी बच्ची की तस्वीर पर हाथ रखा। और ये मैं। इसके साथ खड़ा 8 साल का वो बुर्दबार सा बच्चा अज़लान शाह था। मैं यहाँ कहाँ से आ गई? हाँ ये तस्वीर मेरी बचपन की तस्वीर जैसी तो है, मगर तुम मेरे साथ, ये कोई और होगा। वो अपनी तस्वीर को देख रही थी। ये तुम्हारे बाबा हैं या नहीं? हैं। और हाँ ये बाबा है। ये हमारी दादो यानी हमारी ग्रैंड मदर। ये मेरे बाबा मोहसिन शाह, ये मेरी मदर है। और ये मेरी बच्ची मेरी लिटिल सिस्टर सबीला। हमारी ग्रैंड मदर? वो इस्तजाबिया नज़रों से देखने लगी। हाँ। इसने तस्वीर पर रखा नाजुक उंगलियों वाला मखरूती हाथ अपने हाथों में ले लिया। 5 दिन पहले तुम अपने बाबा से खफा होकर नाइट क्लब में आई थी क्योंकि इन्होंने तुम्हें बताया कि वो बचपन में तुम्हारा निकाह अपने कज़न के बेटे के साथ कर चुके हैं। इस बात पर तुम इनसे नाराज़ थे कि इन्होंने गांव में रहने वाले जाहिल और उजड़ ख़ानदान में तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। हाँ मगर तुम्हें ये सब, वो उलझ गई थी। तुमने कहा था कि तुम इस रिश्ते को नहीं मानती। एक गाँव में रहने वाला पेंडू शौहर तुम्हें हरगिज़ कबूल नहीं, यही कहा था ना तुमने? हाँ लेकिन तुम मुझे पजल कर रहे हो। तो माई डियर वाइफ, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि गाँव में रहने वाला पेंडू से शौहर मैं हूँ, यानी तुम्हारा कज़न प्लस हस्बैंड अज़लान शाह अफंदी। इसकी सुनहरी झील जैसी आंखों में झांकते हुए शोखी से बोला जबकि इसकी आंखें फैल गई थी। व्हाट? तुम और मेरे शौहर? माय फुट। पैर पटक कर इसके सामने से उठ गई जबकि वो लो देती नजरों से देखता रहा। जा कहाँ रही हो? चाबी तो मेरे पास है। इसे दरवाजे की तरफ बढ़ते देखकर इसने चाबी लड़ाई। तुम? वो पलटी। तुम्हें जानकर बुरा लगा? कि बुरा? बहुत बुरा लगा। तुम्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ। तुमने अगर मुझे आज़ाद नहीं करना तो जाओ यहाँ से। किससे आकर दूरी चाहती हो? हवेली से या मुझसे? दोनों से। वो रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गई। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। या इलाही ये माजरा क्या है? वैसे आज़ाद तो मैं तुम्हें कर ही दूंगा, लेकिन अभी कुछ हिसाब भी तो चुकता करने। वो तस्वीर टेबल की दराज में रखने लगा। मुंह खोले इसकी तरफ देखती रह गई। बेबसी और लाचारी क्या होती है इसका इदराक इसे ज़िंदगी में पहली बार हुआ था। इसने कभी किसी से मोहब्बत की थी या नहीं, मगर अज़लान शाह से इसे अजीब सी चिढ़ हो गई थी। वो शख्स की खुद पर हावी होती शख्सियत से खौफज़दा थी, इसलिए तो इसने मनी मन में बैर बांध लिया था। इससे याले फंदी सहर कर देने वालों में से थी, मशहूर हो जाने वालों में से नहीं। इस घमंड ने इसने हज़ारों मर्दों को अपने पीछे खवार कर दिया। इसका बेस्ट फ्रेंड आदिल अरफान जो इसकी मोहब्बत में पागल था, इसके पागलपन से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए उस पर आमलों की निस्बत मेहरबान नजर आती। बहुत सी रश्क भरी आमेज़ निगाहों की आखिरी हद पर पहुंचती बेबसी से इसे बहुत आसूदा करती। और आज वो बेजान मुर्दा तन तितली की तरह बैठ के कोने में सिमटी पड़ी थी। ज़रूरी नहीं दूसरों के दिल पर राज करने वाले हमेशा फाते ठहरे। कभी कभी मुकद्दर की शिकस्त इन्हें हरा भी देती है। दूसरों की बेबसी से लुत्फ़अंदोज़ होने वालों को जब कफ़स में आना पड़े तो इन्हें अपने सिवा किसी और को देखने की फुर्सत मिलती है। याले फंदी जिसके एक इशारे पर हज़ारों मर्द परवाना बार निसार हो जाने के लिए बेताब रहते थे, आज एक आम से मर्द की पनाह में आई तो सारी तेज़ तरारी और करोफर हवा हो गया। वो आम से मर्द इसका शरई हकदार, इसका हकीकी तलबगार अज़लान शाह अफंदी था। वो अब याले अफंदी नहीं थी, याले अज़लान शाह अफंदी थी। वो चाहे इस रिश्ते पर खुश थी या नहीं, मगर इसे मानने के सिवा इसके पास कोई चारा भी नहीं था। अज़लान शाह इस पर अपना हक जताकर इसे एक बार फिर इस वीरान और उजाड़ हवेली की तन्हाइयों को स्पुर्द करके चला गया, लेकिन अब इसके दिल में आज़ादी की ख्वाहिश दम तोड़ चुकी थी। इसने खुद को पहली बार किस्मत के धारे पर छोड़ा था। किस्मत जो मानती नहीं मनवाती है, किस्मत जो बदलती नहीं बदल देती है। शाहजी ने ऐसे एमरजेंसी में कॉल करके बुलाया था। वो याले अफंदी की निगाहों की हैरानगी और सरासिमगी का एहसास मन में लिए बहुत उजलत में वापस शहर रवाना हुआ था। वो बहुत ठंडे और ठहरे हुए मिजाज का हामिल था, इतनी जज्बाती थी इसमें कहाँ से ऐसे अंदाज़ा नहीं हो सका। वो पहली बार इसे अपने किसी फेल पर इस कदर नदामत महसूस करा था कि इसका ज़हन इस वक्त इस कदर मुंतशिर था, वो इसे एक पहलू पर यकसुई से सोच ना सका। पोर्च में खड़ी FX ने इसे चौंकाया था। ये गाड़ी इसने अफंदी विला में खड़ी देखी थी। हशाम अफंदी के बारूदी गार्ड्स को इस्तफहामिया नज़रों से तकते हुए इसने दरवाजे पर दस्तक दी। भाई वो हशाम चाचू आए। सबीला ने छूटते इतला फराहम की। हशाम चाचू? स्टिक टेबल पर रखकर वो ड्राइंग रूम की तरफ बड़ा। अंदर से बुलंद होते मर्दाना कहकों ने इसे कुछ पल के लिए कन्फ्यूज़ कर दिया। अंदर इसके ससुर मौजूद थे जो इसे मुजरिम के तौर पर मतलूब थे, जिनकी कैसे कैसे नशीबो फराज से पर्दा सरका दी, किस किस मोड़ पर ला खड़ा करती है। अस्सलाम वालेकुम। इसकी भारी गंभीर आवाज़ साहिराना शख्सियत ने सामने मौजूद दराज लंबे चौड़े दिल डोल वाले शख्स का कहकर इसके हलक में ही घोंट दिया। इसकी आंखों में वाज़ेह हैरानी फैल चुकी थी।
तुम मुझसे कैसे ना पहचानता, कानून के सच्चे और खरे महाफिज को क्यों करना पहचानता। SP असलान शाह, वो अब खड़ा हो गया था। जी मुझे SP असलान शाह कहते हैं। इनके सामने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाकर वह तमस्कराना नजरों से इनकी तरफ देखने लगा। ये शख्स इनकी नापसंदीदा शख्सियात में हिट लिस्ट पर था। ये शख्स जिसने इन्हें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ख्वार और परेशान किया, इनका दामाद था, इनकी इकलौती और लाडली बेटी का शौहर। राजा, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा बेटा पुलिस ऑफिसर है। वो खुद को संभाल चुका था। बस ऐसे ही शाहजी खफीफ से हो गए थे सूरत हाल देकर। बैठो। वो तेज़ और गहरी निगाहों से इसका जायज़ा लेने में मसरूफ़ थे। मैं चेंज करके आता हूँ। परेशान हो गया मेरे बेटे को देखकर। इसके निकलते मोहसिन शाह ने इससे पूछा। हाँ, इसने इतराफ़ किया। राजा, तेरा बेटा तो बहुत नापसंद करता है मुझे, फिर वो मेरी बेटी को कैसे अपनाएगा। क्या तुझे खुशी नहीं हुई कि तेरा दामाद एक पुलिस ऑफिसर है। क्या तुझे पसंद नहीं आया मेरा बेटा। मैं इसे एक मुजरिम की हैसियत से नापसंद करता है। तुझ जैसे मोहब्बत वतन लोगों के लिए वो एक आइडियल पुलिस ऑफिसर है। मगर राजा, मेरी बेटी को अपना तो लेगा ना तेरा बेटा। वो परेशान होने लगा था। क्या तेरा बेटा कहे जा रहा है, वो तेरा भी तो कुछ लगता है। और जहाँ तक याले को अपनाने की बात है तो वो शुरू में इसने मुझसे इख्तलाफ किया था, मगर मुझे लगता है इसकी राय बदल चुकी है। मेरा मतलब वो याले बेटी को पसंद करता है। सच। इसकी आंखें पर भर को चमकी। अगर ऐसा तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी, क्योंकि असलान शाह जैसा दामाद तो हर बाप की ख्वाहिश हो सकता है। मैंने तो कभी ज़िंदगी में कोई बड़ी नेकी भी नहीं की राजा, कि खुदा ने मुझे इतना बड़ा इनाम दे दिया। क्या तुझे इसने खुद बताया कि वो याले, मेरा मतलब वो झिझक सा गया। हाँ शामी यार, तूने इसकी फिक्र ना कर। याले बेटी इतने दिनों से इसी की तहवील में आ गई। इसे नापसंद होती तो कुछ तो कहता। आदि ने तो मेरा जीना हराम कर रखा। खुदा का शुक्र है याले इस रोज़ इसे मिली नहीं और इसी रात असलान ने इसे अगवा कर लिया, वरना वो तो पागल हुआ फिर हफ्ते से टिक कर नहीं बैठा। नंबर मिला कर मेरा भी दिमाग घूम गया। मुझे तो तूने बता दिया था कि वो महफूज हाथों में, इसलिए मेरी तो तसल्ली होगी। मगर आदिल, इसको भी चंद रोज़ तक आ जाएगा। हम अगले चंद दिनों में याले बेटी और असलान का वलीमा रख लेते हैं। सोच ले, मैं तो अपनी बेटी की तरफ से बहुत परेशान हूँ, नाकारा हो गया ना, अब किसी काम का नहीं रहा। फिर भी वलीमा तो करना है ना। गाँव जाकर वलीमा कर लेते। राजा, कम अज़ कम आदिल को तो इस बात की खबर नहीं होगी। अभी वो भड़का हुआ याले को असलान की बीवी के रूप में देखकर कहीं। तो सोच ले राजा, आदिल से कुछ बैद नहीं। अपने बाप के मरने के बाद बहुत बेहिस और वैशी से हो गए। हर मुजरिम बेहिस और वैशी होता है शामी। खैर तू ऐसा चाहता तो ऐसे ही सही, मैं तेरी भाभी और असलान से बात करता हूँ भी। अच्छा मैं चलता हूँ, किसी की नज़र में आ गया तो ख्वाम का मैं। वो उठ गया। बैठ यार, अभी तो असलान से गपशप भी नहीं लगाई तूने। ले ये मेरी बेटी चाय ले आई। माशाल्लाह से तेरे दोनों बच्चे सादतमंद, होनहार और फरमा बरदार है। राजा, बहुत खुशकिस्मत है। तो इसने सबीला पर तौसीफ़ी निगाह डाली। तेरे वगैरह गांधी नहीं ना सी हो तो दिलात में चंगी निकलनी सी। इसमें किस्मत का नहीं, इंसान का अपना दोष होता है शामी। जैसे बीज बोएगा इसका फल भी तुझे वैसा ही मिलेगा। बस ये जो हिर्स है ना, ये नफ्स और तमा जैसी बिलाएं इंसान को कहीं नहीं छोड़ती। क्या नहीं था तेरे पास गांव में, मगर और ज़्यादा की हवस ने तुझे सिराते मुस्तकीम से भटका दिया। तेरे पास दुनिया की हर आसाइश और सहूलत मौजूद है, मगर नहीं है तो गाँव की पुरसकून और खालिस ज़िंदगी, आसूदा और बेफिक्री ज़िंदगी। हक हाँ, एक तवील और सरदा इसके लबों से खारिज हुई, बल्कि खुद ब खुद नम होगी। वाकई क्या मिला था इसे अपनी जन्नत ठुकरा कर, दूसरों के मरगुजार में आकर। आधी उम्र से भी ज़्यादा वक्त बीत गया था इसे ज़मीर को स्याह करते। अब तो दम खम भी नहीं रहा था। इसकी इकलौती और लाडली बेटी इसकी ज़िंदगी की बहुत खुशी, ना इसे अच्छी तरबियत दे पाए, ना अच्छा माहौल। बस यार, अब तो आखिरी तमन्ना यही कि अपनी लाडली बेटी को इसके घर में हंसता बसता देख सकूँ। फिर इसके बाद मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं, कि गो के खुदा की ज़मीन पर भी चैन से जी पाए, ना इसके अंदर जाकर चैन मिलेगा। जिस तरह के करतूत होंगे फिर उदा दी छित्र पैने ना जाके। मुझे समझ नहीं आया शाहजी कि मैं इस शख्स से क्या बात करूं। कल तक मैं इसे अदालत और जेल में घसीटने के मंसूबे बनाया करता तो आज बेचैनी से पहलू बदलते हुए इनकी डांट खामोशी से सुन चुका था, जिन्होंने शाम चंदी से कोई बात न करने पर पिलाई थी। जो भी है वो चाचा तेरा, और इससे बढ़कर सुसर वो यूँ ही हंस दिया। खैर तो छोड़ी से, याले बेटी को किस जुर्म की सज़ा दे रहा है। इस वीरान उजड़ी हवेली में कैद करके यहाँ ले आए इसे। बेचारी पागलों की तरह फिरती होगी इस वीरान हवेली में। इसी से पूछ लें। वो खामोश बैठी नादिया बेगम की तरफ देखने लगा। अम्मी से पूछ लें। वो खामोश बैठी नादिया बेगम की तरफ देखने लगा। मैंने क्या मना किया तुम्हें। इन्होंने घूरा। नहीं मना तो नहीं किया, एक्चुअली वो इस रोज़ आपको पसंद नहीं आई थी ना, इसलिए इसका आना कहीं आप नागवार ना गुजरे, ये सोचकर मैं इसे यहाँ नहीं लाया। वो सर खुजाने लगा। आना तो इसने अब यही है, किसी को अच्छा लगे या बुरा। शाहजी को बुरी लगी थी इसकी बात, इसलिए अपने कमरे की तरफ जाते हुए नादिया बेगम को घूरना नहीं भूला। और तो कूड़ंदी को सर रह गई सी। मैं भला इससे कब मिली थी। नादिया बेगम अपनी याददाश्त खंगालने में गुम थी, इसलिए इनका घूरना नोटिस न कर सकी। मिली थी आप, और वो बिल्ली भी। कहाँ बेला। मुस्कान इसके लबों पर नज़ाकत से बिखरी। हम यहाँ हैं जनाब। वो किचन से बरामद हुई। तौबा है, हर वक्त खाती रहती है। अब क्या खा रही थी। खा नहीं रही, बना रही थी। जब बन जाएगा तो बता दूंगी। बेला, तुम्हें वो होटल वाली लड़की याद है या भूल गई। वो भूरे बालों वाली मगरूर हसीना। इसने आंखें पटपटा कर कहा तो उसलान की मुस्कुराहट हंसी में बदल गई। हाँ वही, इसे मैं भूल सकती हूँ भला। मैं तो जब भी कोई नावल पढ़ती हूँ मुझे लगता है इसकी हीरोइन इस होटल वाली जैसी होगी। पहले मैं सोचती थी कि राइटर्स कितना झूठ लिखती हैं, कोई लड़की इतनी खूबसूरत भी हो सकती है जितना वो बताती हैं। मगर इस लड़की को देखकर मुझे यकीन हो गया। तुमने इस रोज़ दुआ मांगी थी कि खुदा से तुम्हारी भाभी बना दे, अब भी इसी दुआ पर कायम है, राय बदल गई। उफ़ भाई, अगर ऐसा हो जाए तो मैं इसे फौरी समझ नहीं आई वो क्या कहे। नादिया बेगम इस्तेजाबी नज़रों से तक रही थी। क्या दोगी मुझे। लबों पर मचलती मुस्कुराहट छुपाते इसने अपनी चौड़ी हथेली फैलाई थी। प्लीज़ भाई, कोई खेल खेलने हैं।
क्या वो लड़की मिली थी आपसे? इनका नाम पता? याले अफंदी नाम है इसका। याले अफंदी? नादिया बेगम बुरी तरह चौंकी। जी याले अफंदी, हिशाम चाचू की बेटी वही है जिस रोज़ हमें होटल में नजर आई थी। क्या? दोनों के मुंह से बेसाख्ता निकला। अजलान खुलकर मुस्कुरा दिया। वो इसी शाम वापस लौट आया था। याले हारे हुए जवारी की तरह कारपेट पर सर गिराए बैठी थी। दरवाजे के खुलने बंद होने पर भी इसने पलट कर नहीं देखा। मैं नीचे गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करूँ, जल्दी से आ जाओ। इसके ख्याल में तो ये सुनकर बहुत खुश होगी, मगर वही ठोस अंदाज में बैठी तो इसने इसका बाजू लाया। क्यों किया तुमने मेरी अनानियत, मेरी नस्वानियत का खून? क्यों मुझे मेरी नज़रों में गिराया तुमने? मुझ में 1000 बुराइयाँ थी, मगर मैं करैक्टरलेस नहीं थी। और तुमने? इसकी शर्ट के बटन टूटने के करीब हो गए। किस चीज़ का इंतकाम लिया तुमने मुझसे? बताओ, जवाब दो मुझे। रिप्लाई मी फॉर गॉड सेक। बताओ मुझे, वरना मैं मर जाऊंगी। वो बेसख्ता चीखने लगी और फिर इसके शाने पर सर टकाकर बेदर्दी से रो दी। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा अजलान शाह, क्यों? अजलान शाह हैरत से गूंग रह गया। इसके साथ लबों पर लड़खड़ाता हर हरफ गूंगा हो चुका था। वैसे लाख लानत तेरे ते अजलान शाह। घर आ गया याले, नीचे उतरो। वो फ्रंट डोर वाक़ई इसके सपाट चेहरे को देखते हुए कह रहा था। वो जिस तरह इसके साथ आई थी इसी तरह नीचे भी उतराई। दूर तक लहलहाते खेतों, नरम सूंदी मिट्टी की खुशबू ने से चौंकने पर मजबूर कर दिया। ये तो कोई गांव है शायद। बकानूर बनी दाएं तरफ की 2 मंजिला इमारत शाह उसकी स्याह तख्ती पर निगाह दौड़ाते हुए इसने अजलान शाह के फैले हाथ को नज़रअंदाज करके कदम आगे बढ़ाया और गेट में दाखिल होते हुए ठिठकी थी। पोर्च में खड़ी करोला ने इसे हैरान नहीं किया, बल्कि वो तो आंखें फाड़े इसके पीछे खड़ी FX को देख रही थी। ये तो हिशाम अफंदी की गाड़ी थी, जिसके बैक मिरर पर अफंदी इस पर यकीन की मोहर सबत कर रहा था। मान सामने से एक 18-19 साल लड़की भागती हुई इसकी की तरफ चल गई। भाई आप ले आए भाभी को? इसके गुलाबी चेहरे पर बेतहाशा खुशी थी। वाकई ये तो वही है। ओह गॉड, मुझे इतनी खुशी हो रही कि मैं बता नहीं सकती। वो भी आले का हाथ थाम चुकी थी। आले की निगाह में बात से उलझन थी। पता, मैंने आपको पहली बार PC में देखा था और वहीं मैंने दिल से दुआ मांगी कि काश आप मेरी भाभी बन जाए। मुझे नहीं यकीन था कि मेरी दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी। भाई आपने तंग तो नहीं किया मेरी इकलौती प्यारी सी भाभी को? बस लानचात से पूछने लगी। वो खामोश निगाह याले फंदी पर डालकर अंदर बढ़ गया। भाई ऊपर से जितने सख्त और रसूल पसंद नजर आते हैं, अंदर से इतने पोलाइट और सॉफ्ट नेचर है। उफ़, मैं भी कितनी पागल हूँ आपको बोलने का मौका दिए बिना खुद ही बोले जा रही हूँ। आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। जब मैं बेतहाशा खुश होती तो बेतहाशा बोलती हूँ। याले इसकी बातों पर बेजारियत से कुछ कहना चाहती थी, मगर इसके चेहरे पर बिखरी खुशी के अनगिनत रंगों को देखकर खामोश होगी। चले अंदर चलते हैं, आपके बाबा भी अंदर ही हैं। बाबा? क्या बाबा भी यहाँ पर हैं? ऑफ कोर्स, आपके बाबा यानी हमारे चाचू। कहाँ है वो? इसे हाथ छुड़ाकर अंदर की तरफ भागी। शाम फंदी बाहर ही आ रहे थे। बाबा? वो दौड़कर इनके सीने से जा लगी, आंखों से एक बार फिर बेवफाई करके। अरे अरे बेटा, रो क्यों रही हो? इनकी आंखें भी नम थी। बाबा पूरे 6 दिन हो गए, आपने मुझे ढूंढा क्यों नहीं? और ये सब कौन है? अजलान शाह के साथ खड़े मोहसिन शाह नादिया बेगम को देखते हुए कह रही थी। ये शख्स अजलान शाह जिसको आप सख्त नापसंद करते हैं। बाबा ये मुझसे कह रहा है कि हम दोनों। बाबा क्या ये वही है जिसके मतलब आपने कहा था वो गाँव में रहते हैं? हाँ बेटा, ये अजलान शाह जिसे मैं कल तक रास्ते से हटाने तक के मंसूबे बनाता था। मुझे नहीं खबर थी मेरी बेटी का सुहाग है, मेरे जिगरी यार राजा का बेटा। राजा? क्या ये राजा अंकल है? ये नाम तो इसने बचपन से अपने बाबा के मुंह से सुना था। अक्सर इनकी खूबसूरत बातें दोहराया करते थे। हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारा राजा अंकल हूँ। मोहसिन शाह ने आगे बढ़ के इसके सर पर हाथ रखा। और ये तुम्हारी नादिया आंटी जो खैर से सास साहिबा भी है, और ये क्लौती नन सबीला। सब पर निगाह दौड़ाते हुए इसकी नज़र आखिर में खड़े अजलान शाह पर जा रुकी। वो संजीदा चेहरा ली से देख रहा था। बाबा आपने ढूंढा था मुझे? आदिल तो हाँ, शुरू में मैं बहुत परेशान हो गया था, मगर फिर जल्दी मुझे पता चल गया कि तुम महफूज हाथों में। तुम्हें तुम्हारी हिफाजत के लिए अजलान ने किडनैप किया था। आदिल अलबत्ता अभी भी बहुत बेचैनी से तुम्हारी तलाश में हलकान है। चलिए, ये बातें तो फिर भी होती रहेंगी। चाय बिल्कुल तैयार है, प्लीज़ अंदर आ जाए सब लोग। सबीला ने कहा तो सब सारी लाद इसके पीछे चल दी। यानी ने कदम उठाया तो अजलान ने सूरत से आगे बढ़कर इसकी कलाई था गई। देखो, तुम्हारे जो भी हिसाब मेरी तरफ निकलते हैं इनके जवाब मैं ही दूंगा, किसी दूसरे को इसमें शरीक मत करना। वो सख्ती से बावर कर रहा था। यानी ने कलाई इसके हाथ से छुड़ाई और अंदर भाग गई। लाइट पर्पल और पिंक इम्तिजाज के बेहद दिलकश और नफीस लहंगे की कीमत इसके गदास बदन पर सच कर मजीद बढ़ गई थी। शहर से बुलवाई की ब्यूटिशियन के मुश्ताक हाथों ने इसके एक नक्श को सहर अंगेज़ बना दिया। एक पल को तो अपना इस कदर मशरकी सरापा आईने में देखकर खुद भी हैरान रह गई। इसने आज तक जीन शर्ट, स्कर्ट्स और शॉर्ट्स के अलावा किसी किस्म का मशरकी लिबास कभी नहीं पहना था। साड़ी वो पहन लेती थी, मगर बहुत ही कम, शायद 1-2 दफ़ा, वो भी विदाउट शोल्डर्स। और आज पहली बार इस तरह तैयार हुई थी। अपनी नज़र लग जाने के डर से इसने दोबारा आईना नहीं देखा। नादिया बेगम जो परसों से संजीदा चेहरा लिए घूम रही थी, आज इसके दुल्हापे को देखकर बारी सदके जा रही थी। पूरा गांव मोहसिन शाह की बहू देखने के लिए उमड़ पड़ा था। माशाल्लाह, चश्मे बदूर, रज के सोनी है। शाहजी की बहू तो मुंडा भी माशाल्लाह चांद का टोटा है, मगर बहू तो कांच की गुड़िया लग रही है। हर औरत के मुंह से तारीफ़ की कलमात ही बुलंद दौड़ते। तारीफ़ इसके लिए नहीं थी, वो बचपन से ही बेतहाशा तारीफ़ें अपना हक जानकर सुनती आ रही थी। सबीला बेहद इतराती फिर रही थी। वलीमे की तकरीब खुले मैदान में टेंट लगाकर की गई। स्टेज बेहद खूबसूरती से तैयार किया गया। बेला, मेरी घड़ी नहीं मिल रही, कहाँ? वो कफलिंग्स लगाता हुजरत में कमरे से निकला था और सामने सीढ़ियों से उतरती याले पर निगाह पड़ते अपनी बात भूल गया।
नीचे गांव की औरतों और लड़कियों का कम जम गफीर था। वो सबीला और नादिया बेगम की संगत में सीढ़ियाँ उतरी थी, जैसे कोई मलका अपनी रियासत में कदम रखने जा रही हो। लड़कियों के कमेंट्स और माशाल्लाह की बददस्तूर गर्दान इसके कानों में पड़ रही थी। सबीला को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। बेला, वो कदरे बुलंद आवाज़ में बोला तो कई ने एक साथ मुड़कर देखा, जिसमें आखिरी निगाह शोला जवाला की थी। इसको अपनी तरफ देखता पाकर वो जाविया बदल गई। मेरी घड़ी, इसने कलाई की तरफ इशारा किया। मैं आती हूँ, आप लोग प्लीज़ जगह दें। आन बाद में हाल कमरा खाली हो गया। सबीला घड़ी लेने अंदर चली गई थी। अजलान शाह को इस पर से नज़र हटाना बेहद दुश्वार अमल लगा, मगर माँ की मौजूदगी के बायस से वहाँ से जाना ही पड़ा। और जब दोनों स्टेज पर बैठे तो लोगों ने चांद सूरज की जोड़ी से तशबीह दी। बिलीव मी, आज मुझे पहली बार अंदाज़ा हो रहा है कि तुम वाकई बेहद हसीन हो। बेला तुम पर यूँ ही नहीं फिदा, बल्कि अब तो इसका भाई भी। बावजूद कोशिश के वो खुद को कहने से नहीं रोक पाया था। तकरीब ऐसे तरीके से निपट गई, इसके बाबा इसे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। वो सबीला से पूछना चाहती थी, मगर इसे आज फुर्सत ही नहीं थी। फिर थकन के बायस वो जल्दी घर आ गई, क्योंकि औरतें अभी भी मजीरी से देखना चाहती थी। बेला, बाबा कहाँ हैं? इसने सबसे पहले परेशान सूरत से सबीला से पूछा, तो दौड़ती हुई अजलान शाह की तरफ ही जाती। भाभी, वो भाई। एक पल को इसके सामने रुककर वो फिर से सीढ़ियाँ उतर गई। शाम में जब वो स्टेज की तरफ जा रही थी तो शाम अफंदी ने इसे सीने से भेजकर बेतहाशा प्यार किया। वो रोने भी लगे थे और इनको खामोश कराते कराते वो खुद भी रो पड़ी थी। लेकिन इसे अंदाज़ा नहीं था अपने अजीज़ बाबा से आखिरी बार प्यार ले रही है। एमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ी नादिया बेगम के शाने से लगी वो कांपने लगी थी। सब बेहद परेशान थे। मौसिन शाह तो जाए नमाज संभाले बैठे थे। हशाम अफंदी, हसन अफंदी को इकट्ठे 3 हार्ट अटैक आए थे। इनका जान पर होना बेहद मुश्किल था। इसका वाटरप्रूफ मेकअप मुसलसल होने की वजह से फैलने लगा था। इसका भारी सरता दुपट्टा सर से सिरक चुका था। इदा ना फिर इदा ने बंदे का इदा ने इंजाम होना, जिन्होंने पता नहीं इसने अपनी वो जब काम करता है अपनी बगैरतियों में कितने लोगों के घर उजाड़े, कितने लोगों की नस्लें उजाड़ी हैं। तो फिर आप भी तेन इदा ही रोल खुल के मरना सी। वो तो फिर अल्लाह रब का शुक्र अदा करे कि इन्हें कितने की औलाद दे अगे नहीं है। भाभी कुछ नहीं होगा चाचू को, आप प्लीज़ संभाले खुद को। सबीला जो खुद भी बेहद परेशान थी, इसका रोना इसे बर्दाश्त नहीं होता। क्या हुआ, मेरे बाबा ठीक तो है? अजलान शाह के बाहर निकलते बेदाबी से इसकी जानिब बढ़ी। तुम बोलते क्यों नहीं हो? बताओ मुझे, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? इसने अजलान का गिरेबान पकड़ लिया। मान सर्जन हमदानी ने इसके पीछे बाहर आए। आई एम सॉरी, ही इज़ नो मोर। हमने बहुत कोशिश की मगर चलो, ख़ास काम जहाँ पाक। बाबा, वो दर्दनाक अंदाज में चिल्लाते हुए इसके बाजू में झूल के थी। पता नहीं अब इसको पता अपने बाप का या नहीं, लेकिन उसका तो बाप है ना, जो ऐसा भी है गंदा था जो भी था, इसका तो बाप था ना जिससे वो प्यार करती थी। तो फिर उन्हें तो बेचारी ने होना ही है। हशाम हसन अफंदी की तदफीन तक वो स्पार्ट चला लिए बेहिस बैठी रही। उसे बेतहाशा रोना आ रहा था, मगर वो रो नहीं पा रही थी। वो चिल्लाना चाहती थी मगर चिल्ला नहीं पा रही थी। कल तक जिस घर में खुशी के शादियाने बज रहे थे, वहाँ आज सफ़े मातम बीत चुकी थी। मौत के गहरे सकूत ने नौहर बैन फैला दिए थे। हर आँख कल याले अफंदी पर रश करी थी और आज इन्हीं आँखों में तरहम था। अरे कुछ भी करके बच्ची को रुलाओ, वरना इसकी दिमाग की नस फट जाएगी। औरतें मुख्तलिफ खदशान बयान कर रही थी। अजलान शाह ने हशाम अफंदी की चारपाई से लगी बैठी उजड़ी बरान याले पर निगाह डाली तो इसका दिल कट सा गया। याले देखो, तुम्हारे बाबा को ले जाया जा रहा है। याले वो हमेशा के लिए वहाँ जा रहे हैं बेटी, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। नादिया बेगम रोते हुए कह रही थी। भाभी, एक बार चाचू का चेहरा देख ली, आखिरी बार भाभी, फिर ये चेहरा आप कभी नहीं देख पाएंगी। याले, अजलान औरतों की भीड़ चीरते हुए इसके सामने आ, वैसे भी स्पार्ट आंखों से देख रही थी। याले होश करो। इसने इसे झंझोड़ा और फिर इसका अंदाज देखकर इसके नाजुक गाल पर थप्पड़ दे मारा। सब शौक की कैफियत में खिल गए। तुम लेकर गए थे ना मेरे बाबा को? कहाँ है मेरे बाबा? वो एकदम होश में आई। मेरे बाबा मुझे वापस चाहिए। अजलान शाह, तुम लेकर गए थे ना बाबा, प्लीज़ वापस आ जाएं बाबा। वो फूट फूट कर रोने लगी। अजलान शाह ने तड़पती बिलकती याले फंदी को बाजू में भेज लिया। अजलान, मेरे बाबा प्लीज़ वापस आ जाए बाबा, मैं आपसे कभी खफा नहीं होंगी। आपने जो कहा मैंने मान लिया। बाबा फिर क्यों चले गए आप इतनी खामोशी से, कुछ कहे सुने बगैर? थक कर निढाल होते बैन और नोहे भी उसे बुलंद होने लगे। जियाले, नादिया बेगम की पुकार पर इसने रुख मोड़ कर नहीं देखा, जो हाथों में ट्रे लिए खड़ी थी। मुझे भूख नहीं आंटी। इनके कुछ कहने से कबल इसने इनकार कर दिया। भूख ना भी हो तब भी जब भी चंदा हमारे ले लो बेटा। वो दो दिनों से तुमने कुछ नहीं खाया। जब भूखी नहीं तो खाऊंगी कैसे? खिड़की से नजर आते तहद्दे निगाह फैले खलियानों में कपास तोड़ती औरतों पर निगाह जमाए बेबसी से कह रही थी। आज तीसरा दिन था। हसन अफंदी के इंतकाल को मीडिया में खबर आग की तरह फैली। जो लोग इनके होते हुए कुछ कहने की जरूरत नहीं करते थे, वो इनके वफात के बाद बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे। मीडिया की जुबान से खबर हुई कि इसके बाबा दरपर्दा एक स्मगलर थे। इसकी अजियत सवा हो गई। आदिल 2 रोज़ से मुसलसल इससे रब्ते की कोशिश में था, मगर किसी से कोई बात नहीं करती। मीडिया वाले इसके तासरात जानने को बेताब थे। अजलान शाह की वजह से खुद को मीडिया से दूर रखने में कामयाब हो पाई थी। अजलान शाह 2 दिनों से शहर में ही था और अभी तक कुछ देर पहले ही आया था। देखा, मैंने कहा था कि अगर नहीं भी जानती तो ये तो वाकई नहीं जानती थी। लेकिन अब जानने के बाद भी दुनिया वालों के लिए बेशक वो मुजरिम है जो भी है, लेकिन उसकी नज़र में तो उसका बाप है ना। क्या हुआ अम्मी? वॉशरूम से निकलते अजलान की निगाह नादिया बेगम की तरफ उठी। ये खाना लाई थी मैं, याले ने 2 दिन से सवाए पानी और चाय के कुछ नहीं लिया, अब भी मना करिए। आप रखते मैं देखता हूँ।
घने बालों को तौली से रगड़ते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ा हुआ। याले बेटा खाना खा लेना। वो ट्रे टेबल पर रखकर चली गई। असलान शाह आईने में से बगौर देख रहा था। जर्द लिबास में बहुत अफसरदा लग रही थी। घने भूरे बाल बेतरतीब से शानों पर ढलके हुए थे। लाइट पर्पल और कांच की चूड़ियाँ अभी भी इसकी कलाई में पड़ी हुई थी। इसके जहन में 3 दिन पहले का इसका लोही रूप जगमगाया। कितने लफ्ज़ तरतीब दिए थे इसने जहन में और सब कुछ बिखर गया। इसकी मुँह दिखाई अभी तक सेफ में बंद पड़ी थी। याले शर्ट के बटन बंद करते हुए इसकी और आया। वो कुछ नहीं बोली। खाना क्यों नहीं खा रही तुम? मुझे भूख नहीं। खाओगी तो भूख महसूस हो जाएगी। चलो खाना ठंडा हो रहा है। इसने शाने पर हाथ रखा। कहा ना भूख नहीं मुझे। इसने इसका हाथ बेदर्दी से झटका। गोया जुर्म अभी नाकाबिले माफ़ी था। बेशक भूख ना हो मगर मेरा साथ तो दो। आपने खाना तो खा ले, मुझे डिस्टर्ब मत करिए। डिस्टर्ब तुम मुझे करियो। ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ। वह पलटी। याले क्यों करियो तुम मेरे साथ ऐसा? लपक कर कलाई थामी। आपने क्यों मेरे साथ वैसा किया? मैं आप ही की अमानत थी तो वक्त से पहले ख़यानत क्यों की? मुझे की मैं शर्मिंदा हूँ याले। अपने जज्बाती फेर पर बहुत नदामत है मुझे। आई स्वेयर। प्लीज़ अजलान मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तो ठीक है तुम्हारी नाराज़गी मुझसे, खाने से तो नहीं ना? खाना तो तुम्हें खाना पड़ेगा। अपने मूड को फ्रेश करते हुए इसे बेड तक लाया। पहला नवाला बना के इसके मुंह में डालने का सोच रहा था जब सबीला ने दरवाज़ा नॉक किया। दरवाज़ा खुला। बेला अंदर आ जाओ। भाई वो आदिल साहब आए याले भाभी से मिलने। इसने अंदर झांका तो उसकी अपनी भूख भी एकदम ख़त्म हुई थी। वो याले को देखने लगा जो दुपट्टा संभाल कर उठी। उससे पूछे बगैर इसे देखे बिना बाहर निकल गई। नवाला बेदिली से ट्रे में रखकर इसने सबीला को खाना वापस ले जाने का। ये क्या खाना तो इसी तरह रखा आपने? तुम्हारी भाभी को भूख नहीं और मेरा मूड नहीं रहा। वो सेल पर कोई नंबर मिलाने लगा। चूड़ियों की खनक पर ड्राइंग रूम के वस्त में खड़े आदिल इरफान ने बेसाख्ता पलट कर अंदर दाखिल होते ही याले फंदी को देखा और ठिठक गया। जर्द रंग की शलवार कमीज़ में हम रंग दुपट्टा शानों पर फैलाए हुए याले से अक्सर मुख्तलिफ लगी जिससे इसकी बेहद अंडरस्टैंडिंग थी। याले ये तुम हो? इसे यकीन नहीं है। कैसे हो आदिल? वो फीकी से मुस्कुराहट लिए सोफे पर आ बैठी। बैठो प्लीज़। मैं तो ठीक हूँ मगर किन लोगों में रह रही हो तुम? ये इस्लान शाह ख्वाम का में तुम्हारा कज़न कहाँ से निकला है? वो इसे मुसलसल नज़रअंदाज करी हो और मुझे कब मुसलसल नज़रअंदाज करी हो तुम? मुझे इसकी वजह पूछ सकता हूँ? बस यूं ही किसी से मिलने को दिल नहीं करता। मैं किसी नहीं हूँ याले। वो चबा कर बोला। खैर ये बताओ कैसे आना हुआ? इसका अंदाज़ टाल के। मैं तुम्हें लेने आया। मुझे? मगर क्यों? इसे छंबा हुआ। यारे अपने घर नहीं चलना तुमने? ये किस फजूल सी जगह पर हो तुम? इतने दिनों से जो तुम्हारे नाम नेहाद रिश्तेदार इतने सालों बाद अचानक कहीं से टपक पड़े। इन्होंने इतने दिन तुम्हें अपने पास ज़बरदस्ती रोके रखा था ना। और मैं तो शॉक्ड हूँ कि जिस जगह तुम थूकना पसंद नहीं करती वहाँ इतने दिनों से रह कैसे रही हो। और इधर मैं स्टूपिड तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा था। कम से कम तुम्हें इन्फॉर्म तो करना चाहिए था ना। आदि अब इस घर में रहा ही कौन है मेरे लिए जिसके लिए मैं वापस जाऊँ? इसके लहजे में यासियत से घुल गई। मैं हूँ ना डियर, हम दोनों रहेंगे इस घर में। मगर किस रिश्ते से? इसकी वजाहत करना पसंद करेंगे आप? अजलान अचानक के अंदर आया। मिस्टर मैं आपसे नहीं अपनी दोस्त से बात करूँ। नागवारी इसके माथे पर शिकनों की सूरत में उभरी। आप अपनी दोस्त से नहीं मिसेस अजलान शाह से बात करें मिस्टर आदिल। वो लफ्ज़ों पर जोर देकर बोला और फिर इसके बिल्कुल करीब आ खड़ा। व्हाट? आदि उछली तो पड़ा। क्या बकवास है ये बकवास नहीं हकीकत है। ये अब तुम्हारी दोस्त नहीं मेरी बीवी बन चुकी है। इस रिश्ते के बनते इसका हर पुराना ताल्लुक टूट गया। क्या ये सच है याले? अगर ये सच है तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। तुम सिर्फ मेरी हो। जस्ट शट अप आदिल। मिस्टर आदिल अपनी हद में रहो। मैं अपनी बीवी के साथ किसी अजनबी की इस कदर बेतकल्फ़ी पसंद नहीं करता। तुम्हारी बीवी कल तक मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी। वो फनकारा। वो कल की बात थी, मैं आज की बात कर रहा हूँ। याले तुम अंदर जाओ। गोके से कती उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी फरमाबरदारी का मुजाहरा करेगी मगर वो जब जाने लगी तो आदिल ने लपक कर इसका हाथ पकड़ा। याले तुम इस तरह नहीं कर सकती मेरे साथ। तुम सिर्फ आउच। असलान शाह के घूंसने इसके बात मुकम्मल नहीं होने दी। शराफत की ज़ुबान तुम्हारी समझ में नहीं आती ना? आएगी भी कैसे? कभी सीखी जो नहीं। याले तुम अंदर जाओ। इसके गज़बनाक लहजे से दहल कर फ़ौरन अंदर भागी थी। याले हशाम अब याले अजलान शाह के नाम से जानी जाती है। आदिल साहब बेहतर यही हो कि आप यहाँ से वापस पलट जाए, कभी ना आने के लिए। मैं अपनी चीज़ें इतनी आसानी से दूसरों को नहीं दिया करता मिस्टर एसपी। वर्दी का बहुत घमंड है ना तुम्हें? ये चुटकी में ना उतरवा दूंगा। तुम्हें अगर शराफत की ज़ुबान समझ आती है तो यालों को सीधे तरीके से मेरे साथ रवाना करो वरना उंगलियां मुझे भी टेढ़ी करनी आती है। ओके। वो दरवाज़ा खुला। जो भी करना इस दरवाजे से बाहर जाकर करना। तो मैं तो देख लूँगा। मैं वो वार्निंग देता बाहर निकल गया। देखना तो अब आप नहीं है बेटा जी, बहुत कर ली मनमानियाँ। जेब से सेल फोन निकाल कर इसने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हबीब ने ज़मानी का नंबर मिलाया। मुझे आदिल इरफान के मतलब तमाम डिटेल्स और रिकॉर्ड्स मतलूब है। मुझे लगता आदिल साहब का भी वक्त पूरा होने वाला हो गया। भाभी कितनी खामोश और चुपचाप रहती हैं। अब तो 2 हफ्ते हो गए चाचू की डेथ को। लॉन्च चेयर पर गहरी सोच में गुम याले फंदी को देखते हुए अपना सूट तार पर फैला रही थी। भाई हैं तो वो इतने बिजी हो गए कि किसी केस में 4 दिनों से यहाँ आए भी नहीं। यहाँ दिल तो लगता है मगर अपने घर में भी तो जाना है। भाई पता नहीं अभी ले जाना नहीं चाह रहे। खुद से बातें करती अब सीढ़ियों पर बैठ गई। कल सादिया खाला आई थी और याले को सीने से लगा कितनी देर तक रोती रही। याले इनकी इतनी मोहब्बत पर कितनी हैरान थी। इनको क्या खबर कि अपनी मोहब्बत की निशानी से गले मिलकर रो रही हैं। कितनी मोहब्बत करती थी खाला हशाम चाचू से मगर किस्मत कोई दीवार नहीं थी इनके बीच मगर मुकद्दर ने फासले बना दिए। इसने तिनका उठाकर ज़मीन पर अपना नाम लिखने लगी। और वो बदतमीज़ हारिस कल कितना फ्री हो रहा था मुझसे। पहले तो कभी बात भी नहीं की, मंगेतर बनते डायलॉग मारने आ गया।
तो अच्छा, यूनिफॉर्म में ज़बरदस्त लगता है तो अच्छा, यूनिफॉर्म में तो ज़बरदस्त लगता है। मैं तस्वीर लेकर जाऊँगी खाला से। माँ इतनी सारी कॉलेज फ्रेंड है, इनको जब भी पता चलेगा कि बोंगी सी बेला का फियांसी आर्मी कैप्टन है, कितनी हैरान होगी सब। बेला क्या कर रही हो बेटा? शाहजी की आवाज़ पर उछली तो पड़ी। कुछ नहीं शाहजी, इसने सूरत से अपने नाम के साथ लिखा, हारिस मिटाया। ये मेरा बटन गिरने ही वाला, ठीक करके लगा दो, कहीं गिरी ना जाए। अपनी सफ़ेद कमीज़ इसकी तरफ बढ़ाकर इन्होंने लॉन की तरफ देखा। ये याले अकेली बैठी है? जी शाहजी। बेटा तुम्हें इसको कंपनी देनी चाहिए ताकि इसके अकेलेपन और तन्हाई का एहसास कम हो। जी शाहजी, मैं तो बस यही सोच कर कहीं भाभी माइंड ना कर जाए कि हम इन्हें प्राइवेसी। इसके बाद हंसो बोलोगी तो इसे अपनाइत का एहसास होगा। किस कदर उदास लग रही है मेरी बेटी, और वो खामड़ पता नहीं किस नए केस में उलझा बैठा। खुद को 4 दिन से घर नहीं आया, ऐसे नहीं कहे आउटिंग, ऐसे नहीं कहीं आउटिंग वगैरह पर ही ले जाए ताकि बच्ची का दिल बहल जाए। अब क्या तो खूब कान खींचूंगा। बड़बड़ाते बंदर के तो बस स्विंग बुक्स उठाकर लॉन में चलिए। क्या सोच रही हैं भाभी? कुछ नहीं, बस ऐसे। कहीं भाई को तो नहीं सोच रही मैंने ख्वाम का डिस्टर्ब कर दिया? इस इशारे से आंखें पटपटाई तो वनफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, मैं तो बस यूँ ही। वैसे मेरे भाई इस काबिल तो हैं कि नहीं सोचा जाए। इसे तफाकर से कहा तो वो गर्दन मोड़ के गुलाब के फूलों को हवा की सरताल पर झूमते देखने लगे। वो वाकई कुछ देर कबल असलान शाह कोई सोच रही थी कि वो 4 दिनों से घर क्यों नहीं आया। वो इकरार करती है नहीं, मगर दिल इसकी गैर मौजूदगी को महसूस कर रहा था। मान इसका सेलफोन मैसेज ट्यून देने लगा। किसका मैसेज है? भाई का। सबीला शरारत से हंसी। देखा, सच कहते हैं लोग, दिल को दिल से राह होती है। एनी में मैसेज क्या दिया भाई ने? उदास लम्हों का ना कोई मलाल रखना, तूफ़ान में भी वजूद संभाल रखना, किसी के लिए शर्त ज़िंदगी तुम हो, किसी की खातिर अपना ख्याल रखना। ओहो, वाइसकी से शेर पड़ रही थी, मगर सबीला के मानी के जोहो ने इसके लबों पर मुस्कुराहट बखेर दी। ओ सो क्यूट भाभी, कितनी प्यारी स्माइल है आपकी। सबीला ने चटाचट इसकी बलाई ली तो वो छेम कर चेहरा रगड़ने लगी। किसी के लिए शर्त ज़िंदगी तुम हो, किसी की खातिर अपना ख्याल रखना। ज़ैन बार बार यही शेर दोहराया जा रहा था और आज बहुत दिनों बाद इसके मन में आसूदगी फैली थी। चलो वैसे डिडी टू टेढ़ी खीर सी सीधी खेती होगी। बसाते जाम पे अजाब उतरते हैं किस तरह, शब रोज़ दिल पे अताब उतरते हैं किस तरह। कभी इश्क हो तो पता चले ये जो लोग से हैं छुपे हुए पसे दास्तान, तो ये कौन है? ये जो रोग से हैं छुपे हुए पसे जान जिस्मो जान, तो ये किस लिए? ये जो कान है मेरे आहटों पर लगे हुए, तो ये क्यों भला? ये जो होंठ है सफ़ेद दोस्तान में सिले हुए, तो ये किस लिए? ये जो इस्तराब रचा हुआ वजूद में, तो ये क्यों भला? ये जो कोई संग सा कोई आ गिरा है जमूद में, तो ये किस लिए? ये जो दिल में दर्द चढ़ा हुआ है लतीफ़ सा, तो ये किस लिए? जो तितलियों में है अक्स कोई खफीफ सा, सो ये कब से है? ये जो आँख में है कोई बर्फ़ सी जमी, तो ये किस लिए? ये जो दोस्तों में है नई कमी हुई, तो ये क्यों भला? ये जो लोग पीछे पड़े हुए हैं फजूल में, इन्हें क्या ख़बर? पता इन्हें क्या ख़बर? किसी राह के किसी मोड़ पर जो इन्हें ज़रा के भी इश्क हो तो पता चले। और आज पूरे 6 दिन बाद वो इसके मुकाबले था। वो कुछ देर कबल ही बात लेकर निकली थी। अब बेड पर नीम दराज खुश्क होते बालों में उंगलियां चला रही थी। वो बेहद तेज़ी से कमरे में दाखिल हुआ, इसकी तरफ देखे बिना अलमारी में झाँक घुसा। वह हैरान सी लेटी रह गई। मुख्तलिफ फाइलों को उलटते पलटते बहुत उजलत में लग रहा था। 5, 10, 15, 45 मिनट गुजर गए और वो फाइलों का बारीक बेनी से जायज़ा लेने में मसरूफ़ था। जाने के आले को अपना नज़रअंदाज किया जाना बहुत खला था। वो खफा होकर बेड से उठी और ड्रेसिंग टेबल से हेयर ब्रश लेती बाहर निकल गई। असलान शाह ने पहली बार खाली बेड पर निगाह की। इसके ख्याल में वो इससे अभी तक नाराज़ थी। डियर, इस आदिल नाम की मुसीबत से निपट जाओ, इसके बाद तुम्हारा ही नंबर है। वो सेल पर नंबर मिलाने लगा। कुछ डिटेल्स मैंने कॉपी कर ली। मेहरान लुगारी के केस में भी इसका नाम है। वो फाइल में स्टडी कर रहा हूँ। चंद मिनट। ओके, मैं भी निकलता हूँ। चंद फाइलें ब्रीफ केस में डाल कर अलमारी बंद करते हुए अब किसी और से बात कर रहा था। अहमद, इसने फायर किया तो तुम भी गोली चला देना। फिलहाल इसको काबू करो, नहीं से गाँव के अंदर भी दाखिल नहीं होने देना। पूरी तरह घेरे में ले लो। याले फंदी का नाम अब इसकी गंदी ज़ुबान पर कभी भी नहीं आना चाहिए। बाहर से आती याले अपना नाम सुनकर बुरी तरह चौंकी। ब्रीफ केस हाथों में लिए वो तेज़ी से बाहर निकला तो अंदर आती याले से टकरा गया। इसके फलादी सीने से टकराते सर में दर्द की टीस उठने लगी। क्या मुसीबत है, देख कर नहीं चल सकते? वो पहले से तपी हुई थी। मैं बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पर जा रहा हूँ। अपना गुस्सा भूल कर मेरे लिए दुआ करना। इसका गाल थपथपाकर मान वाहिद में सीढ़ियाँ उतर गया। आइंदा याले फंदी का नाम इसकी गंदी ज़ुबान पर नहीं आना चाहिए। अपने गाल पर हाथ रखे बेताबी से इसके पीछे लपकी। अज़लान, मगर वो सीढ़ियाँ उतर चुका था। क्या हुआ भाभी? सबीला परेशानी के आलम में अपने कमरे से निकली। वो अज़लान, क्या भाई आए? कहाँ है? अभी आए थे और अभी चले भी गए। वो सीढ़ियाँ उतरने लगी। इसका नाम किसकी गंदी ज़ुबान पर था, वो अच्छी तरह जानती थी। आदिल इरफान को उसने कभी दोस्त से ज़्यादा अहमियत नहीं दी। दोस्ती भी इसलिए थी कि वो शुरू से इनके साथ वाले घर में अरशद अंकल के साथ रहता था।
अरशद अंकल हशाम अफंदी के अजीज़ तरीन दोस्तों में शुमार होते थे और इनकी दोस्ती खुद ब खुद होगी। इस दोस्ती में ज़ारा हाथ आदिल का ही था। इसे शुरू से इस पर रौब जमाने की आदत सी थी। अरशद अंकल की वफ़ात से पहले वो इसे तो जानती थी, मगर इसके करतूतों से लाइलम थी। अरशद और हशाम अफंदी हर काम छुप कर और राजदारी से करने की आदत थे, जबकि वो धड़ल्ले से गैरकानूनी काम करने लगा था। हज़ारों लड़कियों से इसकी दोस्ती थी। ड्रग स्मगलिंग में वो कमरनी से जेल की हवा खाता रहा था। यूनिवर्सिटी में तंजीमों के माबैन लड़ाई में 2 क्लास फेलोज को मौत के घाट पर उतार चुका था, मगर पैसे की ताकत इसे हर जन्म से बचाती आई थी। वो कितना ख़तरनाक शख्स है इसके ख्याल में सिर्फ वही जानती थी। वो याले फंदी को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, इसका अंदाज़ा इसे भी खड़े खड़े हुआ था, जब तक वो वोट्स में वहाँ उड़ती धूल के सिवा कुछ न था। अपना गुस्सा वुस्सा भूल कर मेरे लिए दुआ करना, इसने कहा तो इसका रोम रोम सरापा दुआ बन गया। चलो कुड़ी तो फ्लैट हो गई मुंडे थे। ये भी अदाब हमारे हैं तुम्हें क्या मालूम, हम तुम्हें जीत के हारे हैं तुम्हें क्या मालूम, एक तुम के समझते ही नहीं हो हमको, एक हम है कि तुम्हारे हैं तुम्हें क्या मालूम। वो इस वहशत भरी जगह पर कभी नहीं आना चाहती थी, मगर इसकी किस्मत इसे दोबारा यहाँ ले आई थी। पहली बार आई थी तो इसका बाप ज़िंदगी और मौत की जंग में ज़िंदगी हार गया था, जब भी यही जगह थी, यही लोग थे और उसकी बरसती आंखें। आज भी मनादी बेगम की बाहों में मुँह छुपा तड़प कर बारगाह इलाही में सजदा रही थी। अपनी 20 साल ज़िंदगी में इसने कभी खुदा से कुछ नहीं मांगा था, इसे कभी मांगने की हाजत ही नहीं हुई। कभी इसे तो हमेशा सब कुछ बिन मांगे मिला था, हत्ता कि वो भी जिसने इसे मोहब्बत का हुनर सिखाया, जिसने पहली बार इसे झुकने का करीना सिखाया था। वो कल से दुआएं मांग रही थी। पूरे 24 घंटे गुजर गए थे अजलान शाह को मौत अजीज़ की कश्मकश में। कल वो लरसते दिल के साथ वहीं बैठी दुआ रह गई। जाने कितनी देर गुजर गई इसे वहाँ बैठे, जब फ़ोन की चिंगारती घंटियों ने इसका दिल एक पल को बंद कर दिया। हेलो। वो दुपट्टे और चप्पल की परवाह के बगैर लाउंज तक आई। हेलो, मैं इंस्पेक्टर फराज बात कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ अस्पताल आ जाएँ। क्या हुआ? इसके बहमे सच होने लगे थे। वो SPS लान शाह, आप लोग प्लीज़ जल्दी करें, इनकी गोली लगी है। क्या? रिसीवर इसके हाथ से छूट गया था। भाभी, सबीला की हालत देखकर चिल्लाई नादिया बेगम का चेहरा सफ़ेद हो गया। बेला, वो अजलान को गोली लगी है। वो बेतहाशा रो रही थी। फिर वो अस्पताल तक कैसे पहुंची से कुछ खबर नहीं हो सकी। आदिल इरफान मौके पर ही जाम बहक हो गया। इसकी मौत की खबर अखबार में छप चुकी थी। जुर्म की दुनिया के एक और बाब बंद हुआ था। पुलिस डिपार्टमेंट में SPS लान शाह के नाम का डंका बज रहा था और वो यहाँ। मुबारक हो, आपके बेटे को होश आ गया। सर्जन हमदानी ने मोहसिन शाह के शाने पर हाथ रखा और फ़ौरन सरबत सजूद हो गए थे। सबके चेहरे पर खुशी की रमक दौड़ी और याले फंदी का कब का रुका हुआ सांस बहाल हुआ। इसके कमरे के बाहर लोगों का जम गफीर छटते छटते रात हो चुकी थी। इससे बात करने को बेताब थी। वो मुस्कुरा कर बुके वसूल कर रहा था। ग्लास डोर पर नाक टिका कर इसने कितनी बार इसके वजी चेहरे को देखा। छेड़ेंगे वही किस्सा गम और तरह से, लाएंगे तुझे राह पर हम और तरह से, हम सोचते रहते हैं अता और तरह की, देता है तेरा दस्ते करम और तरह से। याले नहीं आई? इसने बेला से सरगोशी में पूछा। भाभी, नहीं आई हैं भाभी। मुझे शरारत करने जा रही थी इसकी हालत के पेश नहीं आई हैं भाभी। मुझे शरारत करने जा रही थी इसकी हालत के पेश नज़र सच बोल गई। तो फिर अंदर क्यों नहीं आ रही? या आपके चाहने वाले यहाँ से हटेंगे तो भाभी बेचारी का नंबर आएगा ना। तुम्हारी भाभी बेचारी कब से होगी? बेचारा तो मैं हूँ ना। कोई नहीं, आपकी वजह से इनको अपनी गजाली आंखों पे इतना सितम करना पड़ा। कल से रो रो कर बुरा हाल कर लिया इन्होंने। सच? इसे यकीन नहीं आया था। सच कह रही हूँ भाई, बेहद परेशान थी वो आपके लिए। थैंक गॉड कि इसने आपको अल्लाह ने आपको नई ज़िंदगी दी भाई। इसकी पलकें फिर से भीगने लगी। पगली, अब तो भेज दो इसे, अब तो कमरा खाली हो गया। अमीर शाहजी की तरह। अम्मी शुक्राने के नवाफिल पड़ी हो। शाहजी सर्जन हमदानी के पास है। खाला सादिया और मामू वगैरह की फैमिलीज भी पहुँचने वाली हैं बस। और प्लीज़ पहले तो मेरी नखरीली बीवी को बुला दो। भेजती हूँ भाई। वो हंसते हुए बाहर निकली। वहीं हुई आंखें मूंद कर लेट गया। वो 2 गोलियाँ सीने के ऊपर लगी थी और एक टांग को छूते हुए गुजरी थी। कुछ देर बाद इसका सर हाथ पर किसी का नरम लमस जागा। इसने आंखें यूँ बंद रखी। अजलान, इसने हौले से पुकारा था। आई एम सॉरी अजलान। इसका आंसू हाथों को जला के। रो क्यों रही हो? बच गया हूँ इसलिए। जानबूझकर मुड़ खा रखा। प्लीज़। हाथ बेसाख्ता इसके लबों पर गया था। तुम्हारी ज़िंदगी में मैं कब इतनी अहमियत इख्तियार कर गई याले कि तुम्हें मेरे होने या ना होने से फ़र्क पड़ने लगा? आप रुलाने वाली बात करें फिर कहेंगे रो क्यों रही हो आप? इसने चौंक कर इसकी मुतरन्नम आंखों को देखा, जो मुसलसल रोने के बाद मज़ीद सहरंगेज़ हो गई थी। ये तुम मुझे इतनी ताज़ीम कब से देने लगी हो? आप मुझे शर्मिंदा ही करते रहेंगे, इसलिए बुलाया था। मेरे बुलाने पर ही आई हो ना, खुद तो नहीं आई। मैं आना चाहती थी मगर वो अब तक खड़ी थी। इजलाने से खींच कर बिठा लिया। आदिल, मैं इस वक्त सिर्फ अपनी तुम्हारी बात करना चाहता हूँ। कोई तीसरा ना हमारे दरमियान आएगा ना आना चाहिए। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है? नाराज़? मैं तुमसे नाराज़ कब? 3rd ईयर वाइफ। नाराज़ तो तुम थी, अब नहीं। 10 नवाफिल पढ़ूंगा शुक्राने के। वैसे सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। सज़ा? वो क्यों? इसने आंखें फैलाई। एक पुलिस ऑफिसर का दिल चुराने की सज़ा, वारदात कल्बी की सज़ा पता क्या होती है? क्या? उम्र कैद। वो तो आप दे ही चुके हैं। हाँ, मगर कैद बामुशक्कत होती है। इसने आँख का कोना दबाया। उफ़, कितने चीप ऑफिसर आप। वो बेसाख्ता हंसी। अस्लान मबहूत सा होकर इसे देखे गया। क्या हुआ? कितना खूबसूरत हंसी हो तुम हंसती रहा करो। ये तो आप पर डिपेंड करता है, हंसाते हैं या रुलाते हैं। रुलाने की बातें मत करो।
कल से रुला ही तो रहे हैं। अच्छी बात है ना, तुम्हारी मोहब्बत का अंदाज़ा हो गया मुझे, वरना मैं बेचारा कब तक तुम्हारी राह तकता रहता। मैं तो कब की हार चुकी हूँ असलान, तो फिर बताया क्यों नहीं? पता नहीं। अच्छा, मैं शायद कल तक डिस्चार्ज हो जाऊँ। मेरे आने से पहले तुमने वलीमे वाला वेडिंग ड्रेस पहनना है कल, और बिल्कुल इसी दिन की तरह तैयार होना है। मगर कोई अगर मगर नहीं, तुम्हें अगर मेरे दिल की परवाह तो दुल्हन बनना होगा। मैंने जी भर कर देखा भी नहीं था तुम्हें। अच्छा, मुझे सीढ़ियों पर इस दिन घूर रहे थे वो, सिर्फ 2 मिनट की क्या बात करती हो रात। अच्छी तो तुम मुझे हर हाल में लगती हो, मगर मैं स्पेशल ज़िंदगी की शुरुआत स्पेशल तरीके से। मान टेबल पर बजते सेल फ़ोन ने इसकी बात मुकम्मल नहीं होने दी। इसने ओके का बटन पुश करके स्पीकर ऑन कर दिया। भाई सादिया खाला और मामू वगैरह आ चुके हैं और अब ऊपर ही आ रहे हैं, वही कहकर सबीला ने फ़ोन बंद कर दिया। ओ जालिम समाज आ गया। इसने दहाई दी तो हंसती चलेगी, फिर इसके पास से उठने लगी तो इसने इसका हाथ थाम लिया। अब की बार दोनों ही हंसने लगे थे। ख़त्म शुद। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो अच्छा लगा नावल। नावल नेम है कभी इश्क हो तो पता चले, रिटन बाय सिद्रा सहर इमरान का ये नावल है। आपको कैसा लगा? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते दिन वीडियो एंड करेंगे। पता नहीं क्यों मेरे सर में दर्द हो ही जा रही है। दिया कुरैशी एंड ने नाइस नावल, थैंक यू दिया। एंड ने कुछ मज़ा किरकिरा कर गया। एंड वो हाँ इनकम्प्लीट सा लगा मुझे कि एटलीस्ट शादी तक तो लिखते। ताहा ताहा एंड राहील, ब्यूटीफुल स्टोरी, थैंक यू ताहा एंड राहील। एमिर वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बस अभी अचानक से सर में बड़ी दर्द स्टार्ट हो गई। आप सुनाएं कैसी हैं? अच्छा नावल आपने सही इज़्ज़त अफजाई की श्याम की, बहुत हंसी आई मुझे। बस ही डिज़र्व्स। अरहान ज़िया ख़ान, ज़बरदस्त नावल, थैंक यू वेरी मच अरहान। मिनाहिल, ज़बरदस्त, थैंक यू मिनाहिल। सुबहान मलिक, नाइस, थैंक यू सुबहान मलिक। साइम भाई, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मोहम्मद दाऊद, ज़बरदस्त, नाइस, थैंक यू मोहम्मद दाऊद। महानूर, नाइस स्टोरी, एंडिंग बस जल्दी थी, बहुत अच्छा था। हाँ जी, बस एंडिंग जल्दी तो होगी, एटलीस्ट शादी तक तो लेके जाते ना, बाकी एंडिंग थोड़ी जल्दी थी। थैंक यू महानूर। बुशरा आज़म, वेरी नाइस नावल, थैंक यू बुशरा। सायरा रियाज, करेक्टर बिल्ड नावल बहुत अच्छा था, थैंक यू वेरी मच डियर सायरा। इकरा हामिद, ज़बरदस्त नावल, थैंक यू इकरा। ज़ैनब सज्जाद, बहुत अच्छा लगा नावल, मज़ा आया, थैंक यू ज़ैनब। बनी बैरी, बहुत अच्छा नावल था बट एंड और अच्छा हो सकता था। बेशक सही कहा आपने बनी बैरी, थैंक यू वेरी मच बनी बैरी। मिनाहिल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड फ़नी नावल, थैंक यू वेरी मच डियर। किस नावल की वैसे बात कर रही हैं आप? चाइल्डहुड निकाह, किडनैपिंग, दारम साइंग वाला? हाँ वो तो कमाल का नावल है। अल्ताफ़ अहमद, एपिक लाइन, तेरे नाल बंदा छितर मारे डॉग्स को दे दे डॉग्स बोले हम इसे नहीं खाते, चीज़ नहीं खाते। थैंक यू वेरी मच अल्ताफ़ अहमद। एमिर, अच्छा नावल है पर अधूरा था, एंड कंप्लीट होना चाहिए था, एंड अच्छा नहीं किया। कम से कम शादी तक लिखते ना कि सानिया के घर वालों को पता चला तो उन्होंने क्या किया, क्या कहा, सब कैसे मान गया और शादी कैसे होगी, क्योंकि सेलिना भी तो थी, उसने कुछ नहीं कहा। बाकी आपने सही कहा, इसको थोड़ा सा 2-4 पेजेस और लिख लेती, राइटर कुछ सीन्स और लिख लेती तो इसको मज़ीद अच्छा हो सकता था नावल का एंड। बनी बैरी, नाइस नावल बट सच में मुस्कान के साथ बहुत बुरा हुआ, और मर्द भी सारे बड़े लानती थे स्टोरी में। स्टोरी बहुत बट थोड़ी अलग थी लेकिन मज़ा है, थैंक यू वेरी मच डियर बनी बैरी। हमाद शाह, जी आपने ठीक कहा, सारे जेंट्स लानती थे, नावल अच्छा था। थैंक यू वेरी मच डियर हमाद शाह। आमिर, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? जुल्म कर कर के इंतहा कर दी सकीना और बेजी ने, और बेजी ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा शर्मिंदगी के साथ, और ना ही सारिम ने 6 मंथ को उसको मार कुटाई के लिए छोड़ के भूला हुआ था, और उसके लिए कोई माजरत ना माफ़ी तलाफ़ी हुई। बस सकीना को डिवोर्स दे के सीधा 6 साल गुजर गए और बच्चा आ गया, हैप्पी फैमिली बन के। सब ने शामिर से माजरत की कि झूठे इल्ज़ाम पर बहन भाई के कितना जलील होना पड़ा और अज़ियतनाक वक्त गुजारना पड़ा। अजीब नावल था, सही बात कही आपने, मैं भी इसी वजह से कह रही थी कि भाई कोई माफ़ी तलाफ़ी कोई क्वेश्चन नहीं, सीधा एंड तो सेट हो गए। इस तरह की एंडिंग्स मुझे भी सख्त नापसंद है, मुझे नहीं पसंद अधूरे अधूरे नावल। बल्कि कुछ नावल ऐसे होते हैं सारा नावल इतना अच्छा जाता है, इतना अच्छा जाता है, बहुत अच्छा जाता है सारा नावल ना, लेकिन एंड पे आके वो कुछ ना कुछ इस तरह का हो जाता है कि मुझे फिर नावल से दिल ही उठ जाता है। खैर यहाँ पे कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचे, कैसे लगा आपको आज का नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ।